नमस्कार, ये है न्यूज लॉन्ड्री पॉडकास्ट और आप सुन रहे हैं एनएल चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अतुल चौरसिया। आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा। आज चर्चा में हमारे साथ कई खास मेहमान हैं और कई मुद्दे हैं जिन पर हम बात करेंगे। तो मैं एक बार पहले मेहमानों के बारे में अपने बता दूं। हमारे साथ विवेक कौल हैं। विवेक कौल कॉलमनिस्ट हैं, लिखते रहे हैं फाइनेंशियल मामलों पर। उनकी राय आप लोगों ने न्यूज लॉन्ड्री पर और तमाम अलग अलग न्यूज मीडिया के प्लेटफॉर्म पे पढ़ी होगी। बैड मनी नाम की एक किताब है इनकी, उसके लेखक हैं। स्वागत है विवेक आपका चर्चा में। धन्यवाद अतुल। और साथ में हमारे साथ सीनियर फाइनेंशियल जर्नलिस्ट हैं। आप लोगों ने इनको भी लगातार पढ़ा सुना है, आर्थिक मामलों पर उनके लेख देखे हैं, मिताली मुखर्जी। मिताली, आपका भी स्वागत है। जी शुक्रिया, थैंक यू अतुल। और इसके अलावा हमारे साथ न्यूज लॉन्ड्री के हमारे दो साथी, हमारे कॉलमनिस्ट आनंद वर्धन साथ में हैं। आनंद, आपका भी स्वागत। नमस्कार। और न्यूज लॉन्ड्री के हमारे एसोसिएट एडिटर मेघनाथ भी साथ में। मेघनाथ, आपका भी स्वागत। धन्यवाद। बहुत बड़ा पैनल है आज मजा आएगा। हाँ, तो पिछले हफ्ते चूंकि बजट आया है तो इसलिए हमने खास तौर पर विवेक और मिताली को आज बुलाया है, क्योंकि आमतौर पर जो कहा जाता है, एक धारणा भी है और कुछ हद तक सच्चाई भी है कि पत्रकारों को बहुत ज्यादा आर्थिक मामलों की समझ नहीं होती, इसलिए आर्थिक पत्रकार अलग होते हैं, बाकी राजनीतिक पत्रकार। तो इसको समझने के लिए हमारे साथ दो साथी जो जुड़े हैं, हमारे मिताली हैं और विवेक हैं। तो इनसे हम जो बजट आया है इसके बारे में बात करेंगे। चर्चा हम शुरू करें उससे पहले एक दो आप लोगों से जानकारियां देनी है, कुछ जरूरी बातें साझा करनी है। एक तो हमारा एनएल सेना प्रोजेक्ट इस समय जो है वो 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों पर का एनएल सेना प्रोजेक्ट है। इसके तहत हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, हमारे जो और पाठक हैं, दर्शक हैं, शुभचिंतक हैं, वो हमारे एनएल सेना प्रोजेक्ट को समर्थन देते हैं ताकि हम वो तमाम ग्राउंड रिपोर्ट्स कर सकें जो कि जनता के हित से जुड़ी बहुत सारी खबरें हैं। तो हमारे इस एनएल सेना प्रोजेक्ट को अपना समर्थन दीजिए। इसके अलावा मेघनाथ, कुछ और अपील है? जी, श्रोताओं को बोलना चाहूंगा कि हमको एक्चुअली काफी लोगों ने कांटेक्ट किया स्टेट से जो इलेक्शंस जा रहे हैं कि वो कुछ मदद करना चाहते हैं हमारी। तो हमने एक फ्रेंड्स ऑफ न्यूज लॉन्ड्री कर प्रोग्राम शुरू किया है। तो अगर आप subscription@newslaundry.com पर लिखेंगे, आपका लोकेशन बताएंगे और हमको बताएंगे कि आप हमारी कैसे मदद कर सकते हैं, जैसे कि कोई रहने के लिए जगह या फिर ट्रांसपोर्ट के लिए या फिर जस्ट हमको इंटरनेट की बहुत जरूरत पड़ती है। तो अगर आपके पास अच्छा ब्रॉडबैंड होगा और एक लोकेशन होगा जहां पर आकर हम अपलोड कर सकते हैं, ऐसी तरह की अगर आप मदद करना चाहते हैं एनएल सेना के अलावा, तो फिर आप ये subscription@newslaundry.com पर हमें एक खत लिख सकते हैं। हमें जरूर बताइए, सब्जेक्ट में लिखिए फ्रेंड्स ऑफ न्यूज लॉन्ड्री और आपका सिटी बता दीजिए कहाँ से है आप, और जरूर हमको बताइए कि आप हमारी कैसे मदद कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इस हफ्ते की चर्चा में जो सुर्खियां हैं उनके बारे में सबसे पहले मैं चाहूंगा कि मेघनाथ हमारे श्रोताओं को जानकारी दे दें, फिर हम चर्चा को अपने श्रोताओं के लिए खोलते हैं। जी अतुल, सबसे बड़ी खबर तो बजट को लेकर ही है। 1 फरवरी को निर्मला सीतारमन, हमारे वित्त मंत्री, उन्होंने चौथा बजट स्पीच दिया। इसे सबसे छोटा बजट स्पीच कहा जा रहा है, 90 मिनट का था, लेकिन काफी बड़ा ही था मेरे हिसाब से भी। इस पर हम बहुत डिटेल में एक्चुअली चर्चा करेंगे इस बार। असदुद्दीन ओवैसी के गाड़ी पर उत्तर प्रदेश में 2 लोगों ने फायरिंग की। सचिन पंडित, जो कि एक सैफरन एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए, अभी पता चल रहा है बीजेपी से भी जुड़े हुए थे, उन्होंने गोली चलाई है, तो उनको अभी पकड़ा गया है। और एक इंसान है, उनको भी 2 लोगों को अरेस्ट किया गया है अभी तक। बजट को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा जो है, उन्होंने ये कहा है कि उनके लिए कुछ नहीं था, फार्मर्स वेलफेयर की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, और मिनिमम सपोर्ट प्राइस और अन्य इश्यूज जो है उस पर बात नहीं हुई है ज्यादा। तो उन्होंने एक मैसिव स्ट्रगल करने की बात की है, तो अभी देखना पड़ेगा इस पे क्या होता है। राहुल गांधी ने लोकसभा में प्रेसिडेंशियल एड्रेस को रिप्लाई करते हुए एक बहुत बड़ा स्पीच दिया। 2 इंडियाज के बारे में बात की उन्होंने, आई थिंक शायद वीरदास से थोड़ा सा इंस्पिरेशन लेकर।
उन्होंने कहा कि दो भारत है, एक तो रिच लोगों का भारत है जो बढ़ता जा रहा है, और एक है गरीबों का भारत जो जिसमें कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं आई है। उन्होंने इनइक्वालिटी की बात की वहां पर। और एक मैं यहीं पे एक छोटा सा रिकमेंडेशन दे दूं, हमने एक इस पर एपिसोड भी किया है, ऑक्सफैम के रिपोर्ट पर मोस्टली वो बात कर रहे थे, तो वो जरूर देखिए। तृणमूल कांग्रेस ने कहा है कि 2022 में तो वो अभी उत्तर प्रदेश के इलेक्शंस लड़ नहीं रहे हैं। आपको तो पता होगा वो गोवा में अभी भी लड़ रहे हैं और वेस्ट बंगाल में तो है ही। तो उन्होंने कहा है कि 2024 में वो अपने कैंडिडेट्स उतारेंगे उत्तर प्रदेश में लड़ने के लिए। तो इस बार वो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को ही उनका समर्थन रहेगा। एक एडीआर की रिपोर्ट आई है, उन्होंने कहा है कि सब पार्टीज ने उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा क्रिमिनल हिस्ट्री वाले लोगों को टिकट्स दिए हैं। सबसे वर्स्ट ऑफेंडर जो है वो है समाजवादी पार्टी के, जिन्होंने 21 लोगों को टिकट दिया है जिनके पास क्रिमिनल हिस्ट्री है 28 कैंडिडेट में से। और सीरियस चार्जेस 61% पे है। और आम आदमी पार्टी ने भी कैंडिडेट्स उतारे हैं जिनके पास क्रिमिनल हिस्ट्री, सभी पार्टीज ने उतारे हैं। ये एक सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट का हम उल्लंघन भी कह सकते हैं, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि हर पार्टी एक्सप्लेन करेगी, हर पार्टी ने एक्सप्लेनेशन देना चाहिए कि आपने क्रिमिनल हिस्ट्री वाले लोगों को टिकट्स क्यों दिए। और एक आखिरी सुर्खी, मैरिटल रेप को लेकर एक हियरिंग चालू है दिल्ली हाई कोर्ट में। वहां पर एक सेंटर ने एफिडेविट दिया जहां पर उन्होंने कहा कि हमें वेस्टर्न कंट्रीज के जो लॉज है वो ब्लाइंडली फॉलो नहीं करने चाहिए, और अगर मैरिटल रेप पर कोई लॉ लाया गया तो उससे फॉल्स केसेस ज्यादा फाइल होंगे, ऐसे सेंटर ने बोला है। तो ये हियरिंग अभी जारी है, इस पर हम बाद में और भी चर्चा कर सकते हैं। ठीक बात। तो हम जो मुख्य विषय है, पहले तो बजट के बारे में बात करते हैं, इसके बाद थोड़ा सा चुनावों के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बजट की। तो विवेक, अगर बहुत लेमैन के पर्सपेक्टिव से देखूं मैं, तो बहुत क्लीशे में बात होती है बजट के आने के बाद कि मिडिल क्लास के लिए क्या है, एजुकेशन में क्या है, बाकी चीज। तो कुछ अगर मोटी मोटा बुलेट पॉइंट्स में अगर कुछ चीजें समझानी हो कि वास्तव में इस बजट में कुछ चीजें ऐसी हैं जो बहुत फॉरवर्ड अप्रोचिंग हैं, जिसका फ्यूचर में अच्छे नतीजे आ सकते हैं, ऐसी कुछ चीजें अगर बता पाएं, और कुछ बातें ऐसी इस बजट की जो कि आपको लगता है कि रेग्रेसिव है या पश्चिगामी है या पीछे जाती हैं इससे बहुत ज्यादा, तो थोड़ा सा अगर इसको इलेबोरेट करके हमको समझा पाएं इस बजट के बारे में। देखिए, एक तो पहले मेरा ये मानना है कि जो सरकार का बजट होता है वो देश को ये बताने की कोशिश करता है, या कम से कम उसको ये कोशिश करनी चाहिए कि जो साल, जो अभी हमारा साल चल रहा है, उसमें सरकार ने जो पैसा खर्चा किया वो कैसे किया, और जो आने वाला साल है उसमें जो सरकार पैसा खर्चा करना चाहती है वो कैसे करना चाहती है और किन चीजों पे करना चाहती है जी। तो इसलिए अब होता क्या है कि मतलब मुझ जैसे और मिताली जैसे लोगों को छोड़ के जो बजट के डॉक्यूमेंट्स हैं उनको तो कोई देखता है नहीं। तो लोग मोटा मोटा जो फाइनेंस मिनिस्टर अपने भाषण में कहते हैं उस पर ध्यान देते हैं, या जो अखबारों में थोड़ा बहुत आता है या मीडिया में टीवी में वगैरह में जो आता है उस पर थोड़ा ध्यान देते हैं। तो अब इसकी वजह से क्या हुआ है, और ये आज से नहीं काफी सालों से ऐसा हो रहा है कि बजट की जो स्पीच होती है उसमें बहुत बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं। जैसे इस बार अमृतकाल और 25 साल आगे क्या होगा, इस किस्म की बातें की गई हैं, जो कि ठीक है, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर बजट का मेन काम ये है कि अभी क्या हो रहा है और अगले साल में क्या होने वाला है, या मान लीजिए अगले 2-3 साल में भी अगर हम उसके आगे की भी बात करें तो वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। और हमारे मतलब जो हमारी जो सरकारें हैं वो इस बेसिक पॉइंट पे सरकारों ने ध्यान देना जो है वो बंद कर दिया है। तो अब इस बात को ध्यान में रखते हुए जो मिडिल क्लास, जिसको मिडिल क्लास पॉपुलर टर्म्स में जो हम बोलते हैं, उनके लिए तो कुछ खास था नहीं इस बजट में। जो टैक्स स्लैब था वो जैसा था वैसा है, जो टैक्स रेट्स थी वो भी जैसी थी वैसी ही है। तो इसलिए मिडिल क्लास के लिए तो कुछ था नहीं। दूसरी चीज ये थी कि क्योंकि इस बार जो टैक्स कलेक्शंस हैं वो काफी पिछले साल से काफी ज्यादा रहे हैं,
तो ये आशा लगाई जा रही थी कि कम से कम कुछ नहीं तो अपना जो पेट्रोल और डीजल पे एक्साइज ड्यूटी है वो और कम की जाएगी। एक बार नवंबर में आई थिंक दिवाली के दिन से एक बार दरें कम हुई थी, पर आशा ये भी थी कि एक बार और दर कम की जाएगी और मिडिल क्लास या बाकी जो भी मतलब लगभग बहुत लोग इस देश में स्कूटर और मोटरसाइकिल चलाते हैं, तो अगर आप पेट्रोल और डीजल के दाम अगर कम होंगे तो इससे कहीं ना कहीं आम आदमी के हाथ में थोड़ा बहुत पैसा आ जाता है। तो उस किस्म की भी कुछ बात हुई नहीं। बाकी सरकार ने हमको ये बताया कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो अगले साल बढ़ेगा, और उसमें भी अगर आप देखें कि जिस हिसाब से अकाउंटिंग की गई है तो जितना बताया जा रहा है उतना नहीं बढ़ने वाला, हालांकि थोड़ा बहुत बढ़ने वाला है। तो मोटा मोटा आप देखिए तो कुछ ऐसा था। मिताली, इसी बात को मैं थोड़ा आपसे आगे बढ़ाना चाहता हूं और फिर आनंद और मेघनाथ की भी राय लेंगे कि 5 राज्यों का चुनाव चल रहा था, तो ये एक उम्मीद की जा रही थी कि थोड़ा पॉपुलिस्ट टाइप बजट आ सकता है, लेकिन वो नहीं हुआ। तो इसके क्या मैसेज माने जाएं कि सरकार इकोनॉमी जो कोविड की वजह से और उसके भी पहले से एक डिरेल स्थिति में नजर आ रही थी, इकोनॉमी में गिरावट दिख रही थी, जीडीपी में गिरावट दिख रही थी, उसकी वजह से प्रेशर में है कि वो 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के बावजूद भी बहुत कोई पॉपुलिस्ट नजरिया नहीं दिखा इसमें। कोई ऐसी घोषणाएं, जैसा कि अभी विवेक ने भी कहा कि भाई मिडिल क्लास के लिए बहुत कुछ नहीं था इसमें, ज्यादातर चीजें ऐसी थी कि सामान्य थी। तो चुनावों के बावजूद सरकार का जो रवैया है वो बताता है कि वास्तव में वो इकोनॉमी किसी तरह के संकट में है, जिसकी वजह से वो इस तरह के कदम नहीं उठा पा रही है कोई पॉपुलर। अतुल, सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच टू द न्यूज लॉन्ड्री टीम फॉर इनवाइटिंग मी। मैं याद करने की कोशिश कर रही थी कि पिछली बार भी शायद बजट के बाद ही हमारी बातचीत हुई थी, तो हमारा ये BSBT बजट से बजट तक रिलेशनशिप हो गया है। बिल्कुल। और दूसरी बात, मैं विवेक को यहाँ देखकर या सुनकर बहुत खुश हूँ, क्योंकि बजट के दिन हम दोनों भी एक ही पैनल पे थे, तो वो ब्लो बाय ब्लो जो हिंदी सोप ऑपरा है ना, वैसे ही अनफोल्ड हो रहा था हमारे आंखों के सामने। विवेक ने कई बहुत अच्छे और इम्पोर्टेंट मुद्दे उठाए हैं अतुल, बट जस्ट टू आंसर योर फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट, जब मुझे बजट के इमीडिएटली बाद किसी ने पूछा कि इस बजट को किस तरीके से इंटरप्रेट किया जाए, तो मेरा रिस्पॉन्स यही था कि दिस इज अ गवर्नमेंट दैट इज वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग द स्टेट इलेक्शंस। ये इस सरकार में एट दिस पॉइंट बहुत कॉन्फिडेंस महसूस हो रहा है कि स्टेट इलेक्शंस में उनकी बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस होने वाली है, और इस कॉन्फिडेंस से ही इस किस्म का बजट उन्होंने टेबल या प्रेजेंट किया होगा। I think that answers your question about how they are feeling and how this budget was presented. Now, एक और बात है अतुल कि हम जानते ही हैं ये इकोनॉमिक पॉलिसी या आर्थिक पॉलिसी ये कोई एक दिन का या 2 घंटे का इवेंट तो है नहीं। ये आपको लगातार इस पर काम करना होगा, पूरे साल काम करना होगा, आपको चेंज करना होगा, डीकंस्ट्रक्ट करना होगा। बट बजट की इंपॉर्टेंस ये है कि एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट है, ये एक डायरेक्शन दिखाती है कि इस तरीके से और इस पाथ पर, इस रोड पर ये सरकार जाना चाहती है, या सरकार इन चीजों के बारे में बहुत गहराई से सोच रही है, इन चीजों को इतनी गहराई से नहीं देखना चाह रही है। तो अगर आप वापस जाएं बजट स्पीच पर और जरा गौर से सोचें कि आपको किस किस्म के शब्द सुनाई दिए। डिजिटल कई बार सुनाई दिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर कई बार सुनाई दिया, ड्रोन विवेक ने भी पॉइंट आउट किया था कम से कम 20 बार ड्रोन वाला वर्ड सुनाई दिया। जॉबलेसनेस या अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी एक बार भी नहीं सुनाई दिया। पॉवर्टी एक बार भी नहीं सुनाई दिया। इनफॉर्मल सेक्टर का नाम आपने एक बार भी नहीं सुना होगा। विमेन, विच इज 50% ऑफ योर इलेक्टोरेट, इनका नाम भी आपको एक बार भी नहीं सुनाई दिया होगा। हेल्थ, वेलफेयर, सोशल प्रोटेक्शन, ऐसे शब्द इस बजट में थे ही नहीं। तो अब बस 2 बातें हो सकती है अतुल, या तो ये सब एग्जिस्ट नहीं करता है या ये सब कोई मायने नहीं रखता है। ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात भी विवेक ने उठाई, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बिकॉज ही इज एब्सोल्युटली राइट, द स्पेंडिंग इज नॉट एज मच जितना सरकार ने इंडिकेट किया है। एक बात तो ये है, और दूसरी बात, फाइनेंस मिनिस्टर ने कई बार एक्सपेंडिचर
से जॉब्स क्रिएट होंगे, लोगों को नौकरियां मिलेंगी। पर ये 1+1 इक्वेशन नहीं होता है। तो ऐसा नहीं है कि बिकॉज आप कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं या आप यू आर इन्वेस्टिंग इन दैट डायरेक्शन, इससे जॉब्स होंगे। इट कैन बी कैपिटल इंटेंसिव, आप पैसा बहुत लगा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि नौकरियां इतनी बनेंगी, विच इज व्हाट वी हैव सीन इन द लास्ट मेनी इयर्स, राइट। नौकरी नहीं है क्योंकि ऑटोमेशन भी हो गई है। So I think I feel very sorry about the fact that there are completely different realities that exist. एक भारत है जो बहुत मुश्किलों से जूझ रहा है, जिनके पास हर चीज की मुश्किल है, चाहे वो घर बार चलाने की हो, चाहे वो अपनी मोटरसाइकिल में पेट्रोल डालने की हो, चाहे वो मोटरसाइकिल खरीदने की उम्मीद रखने की हो। और एक और भारत है जहां पर अगर आप देखें, पिछले साल एप्पल ने खुद बोला है, दे हैड रिकॉर्ड सेल्स इन इंडिया। लोग आईफोन पे आईफोन खरीदे जा रहे हैं। तो अब ये चॉइस की बात है कि सरकार कौन से भारत को और कौन से इंडिया को देखना चाहता है और किसकी मदद करना चाहता है। I think I'll pause here so that we can hear everyone else's point of view. ठीक, महत्वपूर्ण बात कही आपने। एक बार हम आनंद और मेघनाद से भी इस पर ले लेते हैं उनके विचार, और उसके बाद फिर थोड़ा सा और इसके तहों में जाते हैं। आनंद, ये जो बजट आया, इसको आपके नजरिए से कैसे एक्सप्लेन करते हैं आप? हाँ, तो मैं कोई आर्थिक विशेषज्ञ तो हूँ नहीं, लेकिन कुछ आयाम जो आप लोगों ने यहाँ उठाए उस पर मैं कुछ संक्षिप्त टिप्पणी कर रहा हूँ। कि एक तो है कि चुनावों को डीलिंक करना बजट से, ये सरकार के पास ऐसी साहस आई कैसे? तो एक मेरा मानना है कि एक कैप्टिव वोटर है मिडिल क्लास का, जिसको इन आर्थिक जो निर्णय लिए गए केंद्रीय सरकार से, वो कुछ भी हो, वो कैप्टिव वोटर मिडिल क्लास में अगर एक राजनीतिक पार्टी को समर्थन दे रहा है तो वो देगा, ऐसा इनके स्ट्रेटेजिस्ट का मानना है। और जो कैप्टिव वोटर नहीं है, जो ग्रामीण इलाकों में है, उन पर इन्हें जो वेलफेयर स्कीम्स चल रही हैं, वो प्रधानमंत्री किसान योजना हो या आवास योजना हो, या फिर ये आपातकालीन कोविड के समय जो अनाज वितरण है, तो ये सब को लेकर जो अभी वर्तमान में योजनाएं चल रही हैं, उनके समर्थन का इनको विश्वास है। और जो कैप्टिव वोटर्स हैं मिडिल क्लास का, उनको कुछ शॉप्स दिए जाए या नहीं, कुछ कंसेशंस दिए जाए नहीं, उनसे ये इम्यून मानते हैं कि ये एक इम्यूनिटी डेवलप हो गई है पॉलिटिकल सपोर्ट को, तो वो सपोर्ट सिस्टम उससे डीलिंक्ड है। तो ये एक मेटा नैरेटिव है। अब इसमें कई बातें और हो सकती हैं। दूसरी बात है कि एक इसका सबसे बड़ा एक है कि ये इन्फ्लेशन को टारगेट करने वाला बजट नहीं लगा। तो अगर कोई वोटिंग बिहेवियर को सबसे ज्यादा चीज प्रभावित करती है, अगर इकोनॉमिक मामलों में, बाकी आप निजीकरण करें या ये करें, उस पे तत्कालिक तुरंत प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन इन्फ्लेशन का पड़ता है। तो इन्फ्लेशन को जो है अरेस्ट करने वाला कोई ऐसा योजना नहीं दिखा इसमें। तो इन्फ्लेशन का जो जोखिम है सरकार लेने को तैयार है, अगर डेवलपमेंट या जो कैपिटल एक्सपेंडिचर वगैरह को पुश करने का है। और दूसरी है कि एक मानसिकता जो है जॉबलेसनेस को लेकर, या फिर जो बहुत बड़े नैरेटिव्स हैं, जैसे कि अब गरीबी, बेरोजगारी, ये वगैरह। तो एक सरकारों में एक जो है एक पॉलिसी एपैथी ये भी है कि ये जो है बहुत बड़ी चीजें हैं। तो स्टेट जो है इसमें जो क्लासिक ये है कि जो बहुत बड़ी चीजें हैं उसके लिए स्टेट बहुत छोटी चीज है, और जो बहुत छोटी चीजें हैं उसके लिए स्टेट बहुत बड़ी चीज है। तो उस मानसिकता का भी फायदा कई सरकारें उठा लेती हैं कि अब गरीबी, बेरोजगारी, ये सब इतनी बड़ी चीजें हैं कि जो मतदाता है वो तुरंत कोई रिलीफ नहीं इसमें खोज रहा है। तो ये मानसिकता वो सही है या गलत, इसका सरकारें फायदा उठा लेती हैं। मेघनाद? तो मैं बजट स्पीच पढ़ रहा था सुबह, और कुछ हाइलाइट्स है जो मैं श्रोताओं को बताना चाहूंगा, जो मेरे हिसाब से उनको जाननी चाहिए। एक तो एक बहुत कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स अनाउंस हुए हैं।
एक तो केन बेतावा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ है जहां पर 44,000 करोड़ खर्च करने वाले हैं। दूसरा है हर घर नल से जल, एक बड़ा प्रोग्राम अनाउंस किया जिसमें 60,000 करोड़ रुपए खर्च करेंगे, और उसमें 4 करोड़ के आसपास हाउस होल्ड्स तक पानी पहुंचाने का इंतजाम किया जाएगा। एक तीसरी एक बड़ी अनाउंसमेंट थी जो कि डिजिटल करेंसी को लेकर थी। मैं इसको डिजिटल करेंसी बोल रहा हूँ, क्रिप्टो करेंसी नहीं बोल रहा हूँ। आरबीआई एक डिजिटल रुपी लेकर आने वाली है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज करने के बाद, इसी साल आएगी शायद एंड ऑफ द ईयर। और वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, जो कि हमने इस पर डिस्कशन भी किया था अतुल, कि कैसे क्रिप्टो करेंसी को अभी एसेट की तरह देखा जा रहा है, उस पर 30% का टैक्स लगेगा और 1% का टीडीएस भी लगेगा, मतलब हर ट्रांजैक्शन पे। तो एक ये बड़ी खबर थी। और जैसे कि मिताली ने कहा, डिजिटल जो शब्द यूज करते वो इसी हिसाब से ज्यादा यूज हो रहा था। कुछ दो छोटी चीजें हैं। एक तो बच्चों पर जो खर्च करने वाला बजट है वो बहुत कम हो गया है। एक्चुअली सबसे 11 साल में सबसे लो खर्चा जो होने वाला है वो बच्चों पर होने वाला है, कुछ 2.3% ऑफ द बजट खर्च करने वाले हैं। और एक चिंताजनक बात जो आई वो थी मनरेगा के बारे में। आपको तो पता ही होगा अतुल कि मनरेगा का जो एक बेसिकली जो यूज होता है वो इंडिकेट करता है कि हमारा अनएम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन रूरल एरियाज में कितना बद से बदतर है। तो पिछले कुछ महीनों में ज्यादा लोग मनरेगा का उपयोग कर रहे थे, और इसमें इसीलिए सरकार ने कुछ 10,000 करोड़ रुपए का कैपिटल इन्फ्यूजन किया था। बट अभी क्या किया है उन्होंने कि रिवाइज बजट से कम कर दिया है फिर से। तो 73,000 करोड़ का एलोकेशन किया है, 98,000 से 73,000 तक आ गया है। तो इससे बहुत तकलीफें होने वाली है। इससे बेसिक और भी अरियर्स जो बाकी है स्टेट गवर्नमेंट्स की तरफ से या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, वो अभी आई थिंक थोड़ा होल्ड पे ही रहेगी। और एक छोटा सा पॉइंट जो कि मिडिल क्लास को टैक्स ब्रेक देने की जो बात कर रहे थे, तो एक मैंने एक्सप्लेनेशन पढ़ा, रेवेन्यू सेक्रेटरी जो है तरुण बजाज, उन्होंने कहा कि हम इस बार टैक्स ब्रेक नहीं दे पाए क्योंकि हम पुराने रेजिम से नए रेजिम की तरफ जा रहे हैं, इनकम टैक्स के रेजिम की तरफ, तो वो उनको डिस्टर्ब नहीं करना था। और इस साल जब पूरा हो जाएगा वो, तो उसका स्टडी करके फिर वो डिसाइड करेंगे कि क्या टैक्स ब्रेक्स कहाँ दे सकते हैं। तो ये मोटी मोटी चीजें हैं जो मैं श्रोताओं को बताना चाहता हूँ। ठीक बात। अतुल जी, मैं कुछ बोल सकता हूँ? देखिए, 2-3 चीजें हैं। पहली बात, जैसे अभी मेघनाथ ने बताया कि केन बेतवा प्रोजेक्ट जो है जिसपे 44,000 कुछ 600 करोड़ रुपए खर्च करने की बात की गई है, हाँ, तो ये खर्चा जो है ना सर, ये एक साल में तो नहीं हो सकता है। तो ये एक ओवरऑल कॉस्ट है उस प्रोजेक्ट का, जो कि कई सालों तक खर्च किया जाएगा और चलता रहेगा। उस बीच में कई और बजट आएंगे। हाँ, सीधी सी बात है ना, क्योंकि मतलब इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, वो 12 महीने में कैसे खत्म होगा? यस। या नल से जल जैसे बात की गई 60,000 करोड़, तो ये भी जो है ये एक साल में नहीं हो सकता है। इतने बड़े एलोकेशन एक साल में हो नहीं सकते। तीसरी बात, नरेगा के बारे में। देखिए, नरेगा में पिछले साल जब बजट पेश हुआ था तो सरकार ने ये बताया था कि 73,000 करोड़ का एलोकेशन है, और अभी जब रिवाइज्ड एस्टिमेट आया तो 98,000 करोड़ का रिवाइज्ड एस्टिमेट आया। तो इसका ये माने हो गया कि इस साल में सरकार नरेगा पे 98,000 करोड़ खर्च करेगी। अगले साल का जो एलोकेशन है वो फिर से 73,000 करोड़ है। तो यहाँ पे ये बात समझने की ये बात जरूरी है कि नरेगा जो है ये एक डिमांड बेस्ड स्कीम है। तो जैसे अगर मान लीजिए कि काम का डिमांड बढ़ता है तो सरकार नरेगा की तरफ अपना एलोकेशन भी बढ़ा सकती है। दूसरा एंगल ये है कि अब क्योंकि सरकार ने 73,000 करोड़ का एलोकेशन रखा है अगले साल का, जो कि इस साल से 25,000 करोड़ कम है, तो ये आपको एक और बात इंडिकेट करता है। ये इंडिकेट करता है कि सरकार का ये मानना है कि अगले 12 महीनों में जो नरेगा से काम की जो डिमांड आती है वो कम हो जाएगी। अब ऐसा होगा कि नहीं वो अभी देखना बाकी है, क्योंकि अगर आप इस साल के नरेगा के जो नंबर्स हैं उसको अगर देखें तो जो घरों की तरफ से हाउस होल्ड्स की तरफ से
काम की जो डिमांड अभी तक आ रही है वो पिछले साल से करीब, ये मैं आपको 1 फरवरी का नंबर बता रहा हूँ, आज की तारीख का मैंने देखा नहीं है, पर 1 फरवरी का अगर आप नंबर देखें तो इस वित्तीय वर्ष में पिछले साल के हिसाब से जो नरेगा के में काम की डिमांड है वो केवल 8% कम है पिछले साल के हिसाब से। और अगर हम इसको 2019-20 से कंपेयर करें तो वो करीब 40% ज्यादा है। तो अभी भी नरेगा से जो काम का जो डिमांड आ रहा है वो काफी ज्यादा है। इससे हमको ये पता लगता है कि जो इनफॉर्मल इकोनॉमी है हमारी वो टूट गई है, और इसकी वजह से लोग जो शहरों को छोड़ के जो अपने गांव या कस्बों में वापस गए हैं, वहां उनको और कोई काम नहीं मिल रहा है, नरेगा में ही ढूंढ रहे हैं। वो नरेगा में ढूंढ रहे हैं। तो ये देखिए, ये बजट जो है, इसलिए जो बजट स्पीच है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि उससे सरकार सिग्नल करती है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। तो नरेगा को लेकर आपका क्या अपना ऑब्जर्वेशन है विवेक, कि सरकार क्या मतलब इस योजना को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है या इसको घटाने की कोशिश में है इस बार नरेगा को में? नहीं, हटाने की तो वो उसमें मतलब वो तो शुरू में ही साफ हो गया था। 2014 में प्रधानमंत्री ने नरेगा का काफी मजाक उड़ाया था, असफलताओं का उसको मस्मारक कहा था। हाँ। लेकिन तब से अब तक अभी वो कुछ कर नहीं पाए, वो कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि देखिए क्या है कि तीन चीजें हैं यहाँ पे। पहले जो है डिमोनेटाइजेशन हुआ, उसके बाद गुड्स एंड माल और सेवा कर हम लेके आए, लेकिन उसके बारे में हमने ठीक से प्लानिंग नहीं की, हमने ठीक से सोचा नहीं। और तीसरा जो है कोविड आ गया। अब इन 3 चीजों की वजह से हमारी इनफॉर्मल इकोनॉमी जो है वो बहुत ही दयनीय स्थिति में है, वो बहुत बुरी स्थिति में है। जो छोटे व्यापारी हैं वो बहुत ही दयनीय स्थिति में है। और होता क्या है कि जब देश में नौकरियां जो है वो बड़ी कंपनियां और सरकार एक लेवल तक क्रिएट करती हैं, लेकिन जो वॉल्यूम होता है नौकरियों का, जो ज्यादा से ज्यादा नौकरियां जो है वो छोटे व्यापारी क्रिएट करते हैं, और बहुत सारे छोटे व्यापारी इनफॉर्मल सेक्टर में चलते हैं। तो इसलिए अभी ऐसी स्थिति नहीं है कि सरकार इस बारे में कुछ कर सके। जैसे अभी बजट आया 1 तारीख को, और 31 को उससे एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे भी आया था। तो अगर आप इकोनॉमिक सर्वे को ध्यान से पढ़ते, उसको पढ़ के ये पता लगता है सीधे सीधे कि सरकार जो है वो ये मानने को तैयार नहीं है कि आर्थिक व्यवस्था का एक तबका, इकोनॉमी का एक हिस्सा जो है वो बहुत ही बुरी स्थिति में है। तो उसका एग्जाम्पल ये हो गया कि सरकार ने जो इकोनॉमिक सर्वे में ये बड़ी अच्छे से बताया गया था कि जो प्राइवेट कंजम्पशन है, जो निजी खपत है, वो रिकवर हो गई है। और उसके लिए उन लोगों ने एग्जाम्पल लिया था कि देश में जो गाड़ियां हैं वो बिक रही हैं, और भी बिकती अगर ग्लोबली चिप्स की, अभी एक ऑटो चिप्स की प्रॉब्लम चल रही है, तो अगर वो सप्लाई चेन प्रॉब्लम नहीं होती तो और गाड़ियां बिकती। और इससे ये पता लगता है कि निजी खपत जो है वो बढ़ गई है। लेकिन एक बात जो सरकार और जो इकोनॉमिक एडवाइजर हैं वो इस डॉक्यूमेंट में बताना भूल गए कि अगर आप 2 व्हीलर सेल्स देखें, मतलब 2 पहियों वाहन की जो 10 ईयर लो, मतलब 1-2 साल की बात नहीं कर रहा हूं, तो इस साल जो है 2021-22 में जो 2 पहिए वाहन की जो बिक्री हुई है वो पिछले साल से भी कम है, 2020-21। अच्छा, और एक चीज और इसमें जानने वाली बात यह है कि पिछले साल में अप्रैल 2020 में एक भी 2 पहिया वाहन नहीं बिका था, क्योंकि लॉकडाउन चालू था। तो उसके बावजूद इस साल 2 पहिए वाहन जो है वो कम बिके हैं। तो इससे आपको पता लगता है कि लोगों के पास पैसा नहीं है, और उनको अपना इकोनॉमिक जो उनका एक इकोनॉमिक फ्यूचर में जो कॉन्फिडेंस होता है वो नहीं बनता। Atul, I just wanted to come in, sorry, on a couple of things, if I may. एक तो विवेक, मुझे इतना कॉम्प्लेक्स मत दीजिए प्लीज। इतनी अच्छी हिंदी बोलकर आपके बाद मैं बोलना शुरू करती हूँ तो ऐसे लगता है कि पता नहीं कौन बिल्कुल अनपढ़। नहीं मिताली जी, आप भी हिंदी अच्छी बोल लेती हैं। आप, मुझे लगता है आप हिंदी में भी अच्छी एंकरिंग करेंगी अगर आपने जी, मैं बंगाली हूँ इसलिए मुझे थोड़ी छूट मिल जाती है। ये मेघनाथ ने टैक्सेस की बात की और सेक्रेटरी ने जो समझाया उसके बारे में भी इन्होंने बताया। तो बजट के दिन मेरी बात डॉक्टर विवेक देबरॉय से हुई, जो कि इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल को हेड
हैं। मैंने भी उनको टैक्सेस के बारे में पूछा तो उनका एक अलग ही एक्सप्लेनेशन था, जो कि था कि सरकार का ये मानना है कि टैक्सेस एक एफिशिएंट टूल नहीं है, इसके थ्रू कुछ ज्यादा रिलीफ नहीं दिया जा सकता है। और उनका ये मानना है कि टैक्सेस जहां है उनको वहीं रहने देना चाहिए, हर साल अप डाउन नहीं करना चाहिए। तो एक बात ये है कि आप सरकार के किसी एक भाग या विभाग के हेड से बात करेंगे, आपको 10 एक्सप्लेनेशन मिलेंगे। It seems like the left hand is not talking to the right hand. हर आदमी के पास अलग एक्सप्लेनेशन है। बिल्कुल, उन्होंने ये भी बताया कि के शेप रिकवरी तो है ही नहीं, जो कि हम कह रहे हैं ना कि के शेप रिकवरी है, कि भारत का एक भाग है जो जिनको कोई फर्क नहीं पड़ा है इकोनॉमिक डिस्ट्रेस से, और एक भाग है जो कि कोविड से बहुत ही मुश्किलों से निकला है और उनकी मुश्किलें अभी भी चल रही हैं। पर उनका ये मानना है कि के शेप रिकवरी तो कुछ है ही नहीं। दूसरी बात, ये नरेगा के बारे में जो आपने कहा, ये एलोकेशन, क्योंकि उस दिन भी कई लोगों ने समझाया कि ये तो एलोकेशन की डिमांड ड्रिवन है, अगर डिमांड आ गया तो हम और पैसे डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात ये है कि अगर आपने इम्प्लीमेंटेशन देखा हो नरेगा का साल दर साल, आपको ये भी दिखाई देगा कि द मोमेंट आप एलोकेशन कम कर देते हैं, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है वेजेस डिले हो जाती हैं, जिनके हाथ में पैसे आना होता है, वो अगर पहली को आना चाहिए था, वो 10 को आएगा या 15 को आएगा। इसका मतलब ये भी है कि डिमांड थोड़ा राशन होना शुरू हो जाएगा। जब आपको नजर आ रहा है कि नरेगा में हमने XYZ पैसे लगाए हैं, बट साल के मिड टर्म तक हमें XYZ प्लस 10 करना पड़ा, तो आप अभी से रियलिस्टिक एलोकेशन क्यों नहीं कर सकते हैं? अगर आपके घर में आपके राशन खरीदने के लिए आप मान लीजिए 3,000 रुपए रखते हैं महीने के, पर आफ्टर अ फ्यू मंथ्स आपको पता चल जाता है कि बॉस इससे तो हमारा नहीं हो रहा है, 5,000 रुपए रखेंगे, तो आप वो करेक्शन पहले से ही कर लेंगे ना, आप किस चीज के लिए वेट कर रहे हैं? और तीसरी बात, ये जो हेल्थ और एजुकेशन पर मेघनाथ ने रेफरेंस किया, आई एम इन कंप्लीट अग्रीमेंट। इनफैक्ट ये इस साल की बात नहीं है, एजुकेशन पिछले साल भी कम स्पेंड था। और जो सबसे दुखदाई बात है वो ये है कि एजुकेशन में जो कटौती हो रही है वो प्राइमरी एजुकेशन में हो रही है। जी। इन बच्चों को बहुत जरूरत है स्कूल की। स्कूल का मतलब बस ये नहीं है कि वो जाके अपने नंबर सीख रहे हैं और अल्फाबेट सीख रहे हैं। इतने स्कूल्स में मिड डे स्कीम्स चलते हैं, मील्स के, बच्चों को खाने को मिलता है, सीखने को मिलता है, दूसरों के साथ इंटरैक्ट करने को मिलता है। हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि इन छोटे बच्चों के लिए एजुकेशन और स्कूल कितना मायने रखते हैं, क्योंकि हम सब इन एंटाइटल्ड सिटीज में रहते हैं, सबके पास लैपटॉप है। अगर हमारे बच्चे होम स्कूलिंग कर रहे हैं तो उनके लिए सारी सहूलियत दी जाती है, दे हैव अ लैपटॉप, दे हैव अ रूम, दे सिट डाउन एंड अटेंड। ये जो 2 साल इतनी मुश्किल से निकले हैं इन बच्चों के लिए, इन एजुकेशन शुड हैव बीन डबल टू माय माइंड। एंड इट इज द सेम प्रॉब्लम विद हेल्थ। हमने कुछ नहीं सीखा है कोविड से, हमारी हेल्थ एलोकेशन इनफैक्ट थोड़ी कम हो गई है। और मजे की बात यह है कि अब हमने हेल्थ में कई सारी चीजें डाल दी हैं। हमने मेल न्यूट्रिशन डाल दिया है, हमने ड्रिंकिंग वाटर डाल दिया है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं, पर ये पहले अलग हेड्स के अंदर होते थे। तो अब हम उसी कुएं के अंदर कम पानी डालते जा रहे हैं और हमारी उम्मीद ये है कि हमारा आउटपुट बहुत अच्छा होगा। हालांकि in the last 2 years, the 2 biggest things that we must learn is health and education, and the fact that we don't need more ITIs and IITs. We need our children to learn the basics. जब उनका जो नींव है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, तो आप ऊपर जाकर क्या उम्मीद कर सकते हैं? ये बच्चे क्या सीखेंगे? और ये बच्चे अब 2 साल के बाद स्कूल आएंगे, तो मान लीजिए एक क्लास 2 की बच्ची है जिसने पिछली अपना जो क्लासरूम है वो क्लास 2 में देखा था, अब वो जब स्कूल जाएगी वो क्लास 4 की स्टूडेंट हो गई है, पर 2 साल में इसने क्या सीखा है कोई नहीं जानता है। तो आगे जाके ये बच्ची पास होगी या फेल होगी या कुछ सीखेगी, इसका कोई रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है। ठीक बात। आनंद, मैं आपसे जानना चाहता कि ये एक बड़ी दिलचस्प बात इन्होंने कही है और ये एक बड़ा मुद्दा रहा है जब से पैंडेमिक शुरू हुआ कि भाई जो हेल्थ सिस्टम जो चरमराया हुआ था, सेकेंड वेव में बहुत बुरी तरह से वो एक्सपोज हो गया। तब उस समय इसकी बहुत जरूरत थी कि कोई एक बहुत ही नया नजरिया आता बजट में कि भाई हाँ, हमको अपने हेल्थ सिस्टम के लिए कुछ नए नजरिए से देखना होगा, वरना इस तरह की स्थितियां अगर आती हैं कि पेंडेमिक की स्थिति आ रही है तो हमारी
पूरी तरह से कलई खुल जाती है, हमारी असलियत सामने आ जाती है, हमारा जो प्राइमरी हेल्थ सिस्टम है वो पूरी तरह से हाथ खड़े कर देता है। उसके बावजूद इस बजट में, जैसा अभी मिताली बता रही है, कि थोड़ा सा कम कर दिया गया, बजाय इसको इम्प्रूव करने के या कोई और नया रोड मैप डालने के, दिखाने के, उसी व्यवस्था में कुछ चीजें और कम कर दी गई और ऊपर से उसमें कुछ और चीजें बढ़ा दी गई हैं, हेड्स बढ़ा दिए गए हैं। मतलब अब पानी भी हेल्थ के उसमें आएगा, जो कि किसी अलग। तो ये सरकार के इस नजरिए के ऊपर आपकी अपनी क्या टिप्पणी है कि सरकार सही दिशा में सोच रही है या फिर कहीं ना कहीं एक फंडामेंटल दिक्कत है पूरी सोच में हेल्थ को लेके? नहीं, इसमें जो है, जो संसाधनों का वितरण जो है, उसमें सरकार की पहले भी इसमें क्या, जब कोविड की दूसरी लहर आई थी, उस समय भी जो संसाधनों के वितरण में सरकार का नजरिया यह था कि ये केंद्र सरकार की भी उतनी ही समस्या है जितनी राज्य सरकार की। और कुछ तो ये भी कह रहे थे कि ये तो हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट है। तो एक बड़े तौर पे एक ऐसा, मतलब दूरदर्शी तरह का स्वास्थ्य परियोजना लाना, मेरे ख्याल से ये एक जो संस्कृति है, जो नीति की संस्कृति सरकार की है, वो पहले से भी इस तरफ से इंगित नहीं करती थी कि इस तरह का की कोई बड़ी योजना स्वास्थ्य पे आएगी। क्योंकि एक तो है कि बजट को इस सरकार की ये पिछले 4-5 साल से यह भी रही है कि बजट को ये बहुत बड़ा जो है, कहिए कि एक पॉलिसी इवेंट, ओवरआर्चिंग एक पॉलिसी इवेंट नहीं मानते हैं। एक ऐसा नीति का बहुत बड़ा ठीक बात, हाँ। वक्तव्य देने वाला इवेंट नहीं मानते हैं। बजट के बाद भी जो वर्ष के दौरान जो आवंटन होता है, उस पर भी इनका ज्यादा विश्वास है। तो यह भी एक है। दूसरी बात है कि इसमें जो है एक जो ग्रैंड शॉक साइकोलॉजी इनका ज्यादा है कि ये एक ब्लैक स्वेन इवेंट है। इस पर कोई जो है बहुत बड़ा, इससे मूल पूरी व्यवस्था को इधर उधर करके एक बड़ी योजना की आवश्यकता नहीं है, और अब धीरे धीरे जो है इस पर पीसमील तरीके से किया जाए। लेकिन इन सब के बावजूद मेरे ख्याल से यह अभी भी जो है केंद्रीय जो उत्तरदायित्व है इसको लेकर, कोविड को लेकर, उससे ये बचते नजर आ रहे हैं। और इनका फोकस यही है कि ये बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में बट के जो है राज्य सरकार को लेकर करे। अब इसमें जो फेडरल इकोनॉमिक्स है, जो संघ का अर्थव्यवस्था है, जो संघवाद की अर्थव्यवस्था है, उसकी कितनी भूमिका है इसमें, ये भी देखना होगा। मेघनाथ, आप कुछ कहना चाहते हैं? आपके पास कुछ सवाल हैं मिताली, विवेक या आनंद? जी, मेरे पास सवाल भी है, बट एक जस्ट छोटा सा मैं पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है श्रोताओं को समझना कि जो बजट होता है वो एक एस्टिमेट होता है कि हम इतना इस साल खर्च करेंगे, और फिर रिवाइज्ड बजट जो आता है जो विंटर टाइम में, उसमें काफी चेंजेस भी हो जाते हैं डिपेंडिंग ऑन कितना एक्सपेंडिचर हुआ है, कम ज्यादा हुआ है, जिस भी हिसाब से। तो मिताली ने जो कहा कि मनरेगा पे जो खर्चा होने वाला है और आपने जो कम कर दिया है वो रिवाइज्ड बजट में बढ़ाया गया था पिछले साल, तो उनको ऑलरेडी ये रियलाइजेशन हो गया था कि भैया हमको पैसा कम पड़ रहा है। तो 3 महीने में ऐसा क्या हो गया कि उन्होंने वो फिर से रिड्यूस करके पहले के लेवल पे ला लिया, जो कि उनको ऑलरेडी पता था कि इनफ नहीं है। दूसरी चीज जो कि एजुकेशन की बात हो रही थी, उन्होंने एक बहुत वियर्ड और इंटरेस्टिंग अनाउंसमेंट की फिनेंस मिनिस्टर ने, 1 क्लास 1 टीवी चैनल का। उनका कहना ये है कि हम अभी 12 चैनल चला रहे हैं, जहां पर आप जो भी पैंडेमिक की वजह से जिनकी पढ़ाई छूट गई है एक्सेट्रा, वो देख सकते हैं। वो 200 चैनल तक एक्सपैंड करने की बात हो रही है। रीजनल लैंग्वेजेस में भी होंगे चैनल्स। तो हमको इस बात पे थोड़ा और फोकस करना चाहिए कि जो वर्चुअल क्लासेस हो रहे थे उसकी वजह से जिनके पास इंटरनेट नहीं था, जिनके पास फोन नहीं था, उनको काफी नुकसान हुआ है। तो इसका हमें एक
थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू भी लेना चाहिए, क्योंकि जो स्कूल्स बंद थे पैंडेमिक के दो साल में, उसमें जितना लॉस हुआ है एजुकेशन का और बच्चों का, उसके लिए कोई हमें उपाय नहीं दिख रहा है अभी। मतलब सरकार ने तो इस पे बात ही नहीं की अभी तक, और ये आई थिंक एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिस पर उन्होंने एक तो अनाउंसमेंट करना चाहिए था, और एजुकेशन बजट में भी थोड़ा सा इसमें कुछ इंक्लूड करना चाहिए था, या फिर एक पूरी तरीके से स्कीम शुरू करना चाहिए था। लेकिन उन्होंने किया क्या, टीवी चैनल लॉन्च कर रहे हैं। तो ये बहुत ही वियर्ड सा एक मुझे अनाउंसमेंट लगा, जो मैं आगे लाना चाहता था। मेरा विवेक और मिताली के लिए सवाल है, ये बजट में वैसे तो कुछ नहीं था, लेकिन एक चीज की जरूर चर्चा हुई, जो कि डिजिटल एसेट्स को टैक्स करने की जो बात हुई 30% से, और 1% टीडीएस लगाएंगे। तो उस पर आपके क्या व्यूज है, और क्या क्या सोचते हैं आप? ये तो होने ही वाला था, क्योंकि यहाँ दो बातें हैं। पहली बात ये है कि अगर किसी सरकार को ये लगता है कि वो टैक्स से कहीं पैसा, नए टैक्स से कहीं पैसा कमा सकती है, तो वो सरकार वैसा करती है। ये आज की बात नहीं है, ये सालों साल से चला आ रहा है। तो दूसरी बात ये कि ऐसा तो हो नहीं सकता है कि अलग अलग जो बाकी पैसे कमाने के तरीके हैं, मतलब या तो आप स्टॉक्स में पैसा लगा के कमाइए, या फिर आप फिक्स डिपॉजिट में रख के कमाइए, या फिर आप काम करिए, सैलरी तनख्वाह से पैसा कमाइए। तो बाकी ये अलग अलग जो पैसे कमाने के तरीके हैं उन पे टैक्स है, और अगर आप क्रिप्टो पे पैसा लगा के बनाएं उस पे टैक्स नहीं है, तो ये भी गलत है। तो इसलिए ये तो कभी ना कभी होना ही था, और इस बार हो गया। ठीक बात। एक और छोटा सा सवाल में, मिताली ने जिक्र किया के शेप रिकवरी हो रही है जो, थोड़ा सा तो ये जो हमारी समझ है, अगर राहुल गांधी का उस बजट के बाद जो स्टेटमेंट आया उसमें भी उन्होंने आरोप लगाया कि ये कुछ लोगों के लिए तो बहुत अच्छा है, कुछ 5% 2% लोग हैं जो कि बहुत बड़े हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है, बाकी लोगों के लिए बहुत ही बुरा है। के शेप रिकवरी का मतलब जो मोटी मोटा मेरी समझ में आया कि इकोनॉमी का एक हिस्सा तो पूरी गिरावट से, या पूरे जो गिरावट है इकोनॉमी में उससे इम्यून है, या उसमें ग्रोथ दिख रही है, लेकिन एक हिस्सा ऐसा है जो कि जो जिक्र किया विवेक ने कि छोटे जो उद्योग हैं, छोटे व्यापारी हैं, वो बुरी तरह से अभी भी संकट में जूझ रहे हैं, उनके लिए स्थितियां अभी भी खराब है। तो थोड़ा सा इसको अगर और एक्सप्लेन कर पाए अगर हमारे साथ विवेक और मिताली दोनों लोग, कि ये जो के शेप रिकवरी केस का है, ये किसी तरह का संकट है, क्योंकि विपक्ष इसको बहुत बुरा बता रहा है। सरकार की बात समझ में ये बात क्यों नहीं आ रही, क्योंकि सरकार के पास तो बहुत सारे संसाधन हैं इन समस्याओं को समझने के। जी, उससे पहले अतुल, मेघनाथ के सवाल का मैं जल्दी से जवाब देना चाहती हूँ क्रिप्टो के बारे में। मेघनाथ, आप ट्रेड करते हैं क्या क्रिप्टो में? हाँ, अनफॉर्चुनेटली। नहीं, कोई बात नहीं, हम 6 लोग ही हैं, उसके बाद हजारों लोग हैं, पर आप बोल सकते हैं। हाँ, अनफॉर्चुनेटली ट्रेड करता हूँ मैं। मतलब आई एम अ होडलर, आई एम नॉट अ डेली ट्रेडर। या ओके, तो विवेक की बात सही है कि ये तो होना ही था। एक्चुअली एक टर्म यूज होता है स्टॉक मार्केट में अतुल, जो इर्रेशनल एक्सुबरेंस कहते हैं। मेरे ख्याल से सरकार का डर यही है कि इस मार्केट में इर्रेशनल एक्सुबरेंस बढ़ रहा है। मुझे नहीं लगता कि ज्यादातर ट्रेडर जो क्रिप्टो में ट्रेडिंग कर रहे हैं वो ये एफर्ट करते हैं पढ़ने के बारे में या समझने के बारे में, क्या होता है क्रिप्टो करेंसी, किस तरीके से ट्रेड होता है, एनएफटी क्या होता है। कईयों के लिए उनको नजर आ रहा है कि भैया ये गेट रिच क्विक स्कीम है, मैंने पैसा डाला, अगर तो चढ़ गया तो बहुत पैसे बन गए। बट इसका फ्लिप साइड और डरावनी साइड ये भी है कि ये बहुत ही वॉलेटाइल मार्केट है। जो बिटकॉइन 60,000 तक जा सकता है, वो कुछ ही दिनों में 30,000 तक भी जा सकता है। आपकी लॉसेस काफी डीप हो सकती हैं। ये एक पार्ट है इस एंटायर सिचुएशन का। पर दूसरी बात अतुल, ये आप शायद आप लोगों को हैरानगी होगी क्योंकि डेटा इतना क्लियर नहीं है, पर एट दिस पॉइंट देयर आर इंडिकेशंस दैट इंडिया में सबसे ज्यादा क्रिप्टो ट्रेडर्स हैं। इट इज द बिगेस्ट मार्केट फॉर क्रिप्टो ट्रेडिंग. So I think a lot of other countries are looking at us to see what we do with our policy, with our regulation. प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स मार्केट है और मुझे लगता है हमारे रेगुलेटर्स इतनी कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म को अभी तक समझ नहीं पाए हैं। तो स्टेप 1 हो गया, टैक्स कर दो, जो कई क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स मांग भी रहे थे। बट इसके बाद किस तरीके से ये रेगुलेशन को न्यूआंस किया जाए, किस तरीके से और रेगुलेशन बिल्ड किया जाए,
केवल भारत नहीं, मुझे लगता है कि दूसरे देश भी देख रहे हैं बहुत गौर से इंडिया क्या करना चाहती है। ये के शेप रिकवरी, अतुल, लेट मी टेक अ फ्यू स्टेप्स बैक। पिछले साल या उससे पहले जब इकोनॉमी बहुत ही मुश्किलों से जूझ रही थी, तब एक इकोनॉमिस्ट हैं जिनका नाम है साजिद चुनॉय, जो जेपी मॉर्गन में काम करते हैं, जो कि एक ब्रोकरेज है। उन्होंने सबसे पहले ये लेटर इसके बारे में बात की थी, क्योंकि तब तक तो इकोनॉमी के बारे में हम या तो वी या यू या डब्ल्यू, मतलब अप डाउन इस तरीके का रिकवरी लोग मान रहे थे कि होगा। उनका ये मानना था कि के शेप रिकवरी, मतलब के का एक डंडा ऊपर जाता है और एक डंडा नीचे आता है। और जी। उसी तरीके से हमारी इकोनॉमी में एक सेगमेंट है जो कि अपर मिडिल क्लास, अपर क्लास है, जिनको कोविड से कुछ फर्क नहीं पड़ा, उनकी इनकम में कोई कमी नहीं हुई, दे डिडंट लूज अ जॉब, उनकी नौकरियां नहीं गई, पैसे लगातार आते रहे, सेविंग्स लगातार चलते रहे, क्योंकि स्टॉक मार्केट, जैसे आपने देखा है पिछले 2 सालों में, तो स्टॉक मार्केट की काफी बढ़त हुई है। हाँ। ये लोग इस पोस्ट पैंडेमिक फेज में के का ऊपर वाला डंडा बनते हैं, जिनका एक्चुअली लाइफ शायद इम्प्रूव हो गया है, क्योंकि इतनी स्पेंडिंग नहीं थी, ना वो ट्रैवल कर सकते थे, ना इतनी सारी परचेजेस कर सकते थे, तो सेविंग्स बढ़ती गई। और एक दूसरा हिस्सा है जो इंडिया का मेजॉरिटी हिस्सा है, जो के का डाउनवर्ड स्लोपिंग डंडा है, मतलब उनकी जो लिविंग स्टैंडर्ड्स थी वो बदतर से बदतर होती गई। और इनमें जो जिन्हें हम इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स कहते हैं, जो आपके कंस्ट्रक्शन साइट्स पे काम करते हैं या डेली वेज लेबरर्स होते हैं, इनकी डेली लाइफ और भी मुश्किल हो गई। जो डेली एक्सपेंसेस हैं, घर का खर्चा है, खाना बनाने का तेल है या दाल चावल, ये सब कॉस्ट्स उनके लिए अब और भी मुश्किल हो गए हैं। तो ये है डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व के का। और अब आयरनी ये है, अतुल, कि ये जरूरी नहीं है कि आपका जीडीपी, जो जो आंकड़ा सब लोग देखते हैं, जरूरी नहीं है कि आपका जीडीपी कम होता जाएगा. It is very possible that you have a situation where the country's overall growth is growing, but this bottom half or this bottom K is consistently struggling. Let me hand it over to Vivek as well. I'm sure he'll have a lot to explain about this. Yes. हाँ, तो देखिए, एक चीज यहाँ पे समझनी बहुत जरूरी है कि ये जो के शेप्ड रिकवरी की बात हो रही है, तो एक तो के हो गया, एक तो बात हो गई जो कोविड की शुरुआत होने के बाद, कोविड के बाद जो रिकवरी हुई उसके बारे में हम के शेप्ड रिकवरी की बात करते हैं। यहाँ एक और बात ये है कि अगर आप पिछले कुछ सालों का डेटा देखें, आप 2015-16 से डेटा देखें, तो आपको ये पता लगेगा कि लेबर पार्टिसिपेशन रेट जो है, लेबर पार्टिसिपेशन रेट एक डेटा होता है, वो हमको ये बताता है कि जो लोग 15 साल के ऊपर जो लोग काम कर सकते हैं, उस पॉपुलेशन में कितने प्रतिशत लोग एक्चुअली काम कर रहे हैं। तो वो लेबर पार्टिसिपेशन रेट, अगर आप सीएमआई का डेटा देखें, वो जनवरी 2016 में करीब 46% पे था और अभी वो गिर के करीब 39-40% हो गया है। तो इसका ये मतलब हो गया कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनको काफी समय तक नौकरी खोजने के बाद नौकरी नहीं मिली, इसलिए उन्होंने नौकरी खोजना छोड़ दिया है। तो जब आप नौकरी खोजना छोड़ देते हैं, तब आप लेबर फोर्स का हिस्सा नहीं रह जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि लेबर अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो सकता है नहीं गिरे, लेकिन लेबर पार्टिसिपेशन रेट अगर गिर रही है तो वो ज्यादा चिंता करने का विषय है, और ये पिछले 6-7 साल से ऐसा चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि नौकरियां जो है अब कोविड के बाद ही नहीं मिल रही हैं, नौकरियां कोविड से पहले भी नहीं मिल रही थी। अब लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक बात। आनंद, आपकी कोई टिप्पणी? नहीं, मेरी इस पर कोई टिप्पणी नहीं है। एक संक्षिप्त टिप्पणी है, वो ज्यादा स्मरण से ही है कि जैसा विवेक ने कहा कि अभी बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से बेरोजगारी, अगर पुराने समाचार पत्रों को उठाकर देखें तो बेरोजगारी एक बड़ा आर्थिक मुद्दा कोविड से पहले भी था और बहुत चर्चा हुई थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में मतलब जो विपक्ष के कई मुद्दों में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा था। हाँ, ठीक बात।
एक मजे की बात बताना चाहूंगी अतुल। मैं बस कुछ ही दिन पहले कुछ लोगों का इंटरव्यू ले रही थी उत्तर प्रदेश के बारे में, हाँ। कि वहां पर इलेक्शंस हो रहे हैं तो आर्थिक मुद्दे कितना कितना इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो जो जनाब करंट स्टेट गवर्नमेंट के सपोर्ट में बोल रहे थे, जब मैंने उनको इसके बारे में पूछा कि बेरोजगारी है और उससे बहुत मुश्किल है, आप जानते ही होंगे उत्तर प्रदेश के यूथ में 21% अनएम्प्लॉयमेंट है, तो उन्होंने मुझे बोला, नहीं आपने तो मुझे आर्थिक मुद्दों पे बात करने के लिए बुलाया था, ये सब फैंसी बातें क्यों कर रहे हैं? आई थिंक इट रियली रिफ्लेक्ट्स ये प्रॉब्लम कितनी सीरियस और इंटेंस हो गई है, और हम कितना उससे छुपना चाह रहे हैं और बिल्कुल ही लेकिन उसको। ये हाँ बताइए। एक ये भी बात है कि बेरोजगारी को मतलब राजनीति में या जनमानसिकता में लोग दूसरी तरह से देखते हैं। मतलब कई लोग बोल देंगे, खासकर मध्य वर्ग में, मैं ज्यादा लेबर की बेरोजगारी नहीं है, लोग मनचाहा नौकरी चाहते हैं। और दूसरी बात एक और है कि लोग बेरोजगारी नहीं है, लोग सरकारी नौकरी चाह रहे हैं। हाँ। तो ये सब भी है, तो बेरोजगारी को लेके इसीलिए एक पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं बन पाती है, हाँ। क्योंकि ये बहुत ही अपरिभाषित और वेग तरह का मुद्दा हो जाता है जब ये राजनीति के क्षेत्र में आता है। लेकिन उनकी उनकी बात बड़ी दिलचस्प है कि भाई बेरोजगारी फैंसी बात है, वो आर्थिक मुद्दा नहीं है। अब इसको समझाने के लिए कुछ अलग से पापड़ बेलना पड़ेगा कि आर्थिक मुद्दा और बेरोजगारी कैसे आपस में जुड़े। विवेक, आप कुछ कह रहे थे? हाँ, मैं ये कह रहा था कि ये जो सरकारी नौकरी वाली बात है, हाँ। ये किसी हद तक सही भी है, ये गलत नहीं है। हाँ। और ये केवल भारत में नहीं, कई और देशों में देखा गया है, साउथ अफ्रीका में भी ये सही है। होता क्या है कि अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा देखेंगे, तो जो 18 से 29 साल 15 से 29 साल के लोगों में जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है, वो बहुत ज्यादा होता है। लेकिन अगर आप 30 से 34 साल का अनएम्प्लॉयमेंट देखें, वो एकदम से गिर जाता है। तो होता क्या है कि 28-29, अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, आनंद को बेहतर मालूम होगा, कि जो जितनी सरकारी नौकरियां होती हैं उसका जो कट ऑफ होता है वो 29-30 साल के आसपास होता है। तो तब तक लोग कोशिश करते हैं कि कहीं से कुछ जुगाड़ हो जाए और सरकारी नौकरी लग जाए, और जब नहीं लगती है फिर कॉम्प्रोमाइज होता है और फिर और जगहों पे काम करना शुरू करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और ये सब चीजों में चले जाते। जैसे बहुत केंद्रीय सरकार की नौकरियां जो यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग है, उसमें जो अपर एज लिमिट जनरल उम्मीदवारों के लिए 32 है, और ओबीसी वगैरह के लिए तो और भी ज्यादा है, 36 साल के आसपास। हाँ। और राज्य सेवा आयोग में कई जगह ये जनरल उम्मीदवारों के लिए भी 35 है। और ये एक थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी है कि आप राज्य सरकार की नौकरी जो है 40-42 साल में पाएं, और 20 साल नौकरी करके 60 में रिटायर कर जाए। तो ये भी तो ऐसे भी कई उदाहरण है जहां पिताजी जो है संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा दे रहे हैं और बेटा मैट्रिक की परीक्षा दे रहा है। तो ये सब भी है। पर अतुल, जस्ट वेरी क्विकली ऑन दिस अनएम्प्लॉयमेंट एंड बेरोजगारी, एक पूरा पॉकेट है जिसे हम बिल्कुल ही इग्नोर कर चुके हैं, जो कि है विमेन। महिलाओं को अनएम्प्लॉयमेंट से जो धक्का लगा है, आई थिंक हम उसका इल्म भी नहीं कर पाते हैं। और प्रॉब्लम ये है कि मेल अनएम्प्लॉयमेंट में अगर आप इसको ब्रेकअप करें तो आपको दिखेगा कि एंट्री लेवल पर लोगों को नौकरियां नहीं मिली, या विवेक जैसे समझा रहे थे आपको लेबर रेट वगैरह। अजीम प्रेमजी ने पिछले साल एक स्टडी किया, एक सर्वे किया, जिनमें उनको मिला कि ना केवल एंट्री लेवल पर, हालांकि एंट्री लेवल पर फिर भी थोड़ी नौकरियां मिल रही हैं महिलाओं को, जो अपने करियर के बिल्कुल टॉप पे हैं, जो सबसे हाईएस्ट पेइंग विमेन हैं, उन्होंने नौकरियां छोड़ दी हैं और वे वापस नहीं आ रहे हैं। this is not peculiar to India, this is a problem worldwide. पर सोचने की बात ये है कि ये आपके इलेक्टोरेट की 50% है, आप इनकी आवाज रिप्रेजेंट। अच्छा, इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, किसी घर के मेंबर को कोविड हो गया, या
बच्चे जो घर पर पढ़ रहे हैं 2 साल से, ये सब जिम्मेवारियां कौन अपने शोल्डर्स पर ले रहा है और किस कॉस्ट पर ले रहा है? उत्तर प्रदेश की बात करें, और ये कोविड का डेटा नहीं है, उससे पहले ही अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज आई थिंक एट 91%. ओके, only 10% women are employed in Uttar Pradesh. So just think about what is happening, with this gigantic state, जहाँ पे आप वोट तो चाहते हैं, पर ये पूछने की या ढूंढने की जरूरत भी नहीं समझते हैं कि इनकी क्या दिक्कत है, इनको क्या चाहिए, इनका रिप्रेजेंटेशन हम कैसे बेहतर कर सकते हैं. I think that is another great tragedy along with education, what we have done with the women workforce in this country. In fact, Atul, one last point, sorry. तो ये जो औरतों का जो रिप्रेजेंटेशन है वर्कफोर्स में, कोविड के बाद तो ये बहुत गिरा है, लेकिन ये पिछले 2 दशकों से ऐसा हो रहा है. और जो बहुत ही दयनीय बात ये है कि अभी तक किसी ने इसका एक कोई रीजनेबल एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है. ये बड़ा सरप्राइजिंग बात बताई विवेक आपने, क्योंकि पिछले 20 सालों को अगर हम देखें, आप 2 दशक से बता रहे हैं, तो महिलाओं का एजुकेशन का दायरा बढ़ा है, सब कुछ बढ़ा है, तो लेकिन लेबर पार्टिसिपेशन रेट अगर आप देखेंगे, वो महिलाओं की करीब 2005 से गिर रही है. 91 से 2005 तक वो बढ़ी है और 2005 से वो गिर रही है. तो ऐसा क्यों हो रहा है? इस पे मतलब इसका कोई एक एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, या इस पे कुछ रिसर्च होनी चाहिए. ऐसा मतलब कम से कम मेरे ध्यान में अभी तक किसी ने इसको सरल तरीके से नहीं समझाया है. तो ये भी एक बड़ी दिक्कत है. बेरोजगारी की जो बात कही, मैं और मेघनाथ अभी गोवा इलेक्शन कवर करने गए थे और वहां से लौटे हैं, और गोवा जाने की वजह से हमें बड़ी गालियां भी पड़ी कि भाई गोवा में इलेक्शन कवर करने कौन जाता है, वहां तो लोग जो दिल्ली में रहते हैं वो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे तो हमारा विंटर खत्म ही नहीं हो रहा. तो छुट्टियां मनाने जाते हैं लोग. और मैं मतलब ईमानदारी से बताऊं, अगर तो हम सुबह 7 बजे से लेकर रात में 11 बजे तक काम कर रहे थे, और ऐसा भी नहीं कि उसमें जैसे मोदी जी 18 घंटे काम करते हैं, 3 घंटे कपड़ा बदलते, कपड़े भी नहीं बदलते थे. इसके बावजूद लोगों को लगा कि शायद ये ज्यादा है, ये सब छुट्टियां मनाने के हो. तो वहां पर भी एक जो बड़ी समस्या निकल, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है. मतलब कि गोवा में अगर स्टेट के परसेंटेज में देखें तो 21% की बेरोजगारी दर थी, बढ़ी है 19 से 20 के बीच में. तो ये बताता है. और वहां पर भी लोगों के दिमाग में वही जो आनंद बात कह रहे थे कि लोगों के लिए रोजगार का मतलब है सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब. तो ये एक बड़ी समस्या है कि जॉब का जब दायरा घट रहा है, सरकारी नौकरियों का बहुत संकुचित होता जा रहा है, तब लोगों के दिमाग में और लोगों के जॉब का जो नजरिया है बदल नहीं रहा है. तो एक कहीं ना कहीं मतलब एक बड़ी समस्या की तरफ हम का इशारा है कि जब बड़ी वर्कफोर्स ऐसी खड़ी हो जाएगी जिसके पास सरकारी नौकरियां नहीं होंगी या नौकरी नहीं होगी उसमें, तब उस हालत में फिर सरकारों के पास क्या होगा इससे निपटने का तरीका. अतुल, मैं भी उसी के बारे में थोड़ा सा बोलना चाहता था. गोवा में ना ये बहुत ही अक्यूट प्रॉब्लम है. 2 जगह में देखा. एक तो मडगांव गया था, वहां पर दिगंबर कामत का इंटरव्यू करने, तो कुछ एक ग्रुप ऑफ यंग गर्ल्स थे वहां पे जो मतलब 18 साल से ऊपर ही थे, वोटर्स भी थे. उनसे मैं बात कर रहा था. उनसे बहुत इंटरेस्टिंगली पहला जो मुद्दा उठाया उन्होंने वो अनएम्प्लॉयमेंट का ही था कि हमको जॉब्स नहीं मिल रहे, ये नहीं. तो मैंने एक एक करके सबसे पूछा कि आप क्या करते हो. तो वो बोले कि एक कोई डीटीपी ऑपरेटर है, एक कोई शॉप में काम करते हैं, एक कोई मतलब ट्यूशन क्लासेस में लेते हैं एक्सेट्रा. तो कुछ हद तक उनके पास इनकम है, लेकिन उनको स्टेबिलिटी चाहिए. तो ये हमको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे कोई कोविड टाइप आ गया सिचुएशन या फिर कोई भी आपातकालीन सिचुएशन आ गया, तो ये जो जॉब्स है वो पहले चले जाते हैं. हम वो अतुल एक गराज भी गए थे, वहां पर वो हमें बताया कि 6 लोग जो एम्प्लॉयड थे उसमें से अब बस एक ही एम्प्लॉयड है. तो ये टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट से लोगों को एक तरीके का छुटकारा भी चाहिए, और इसीलिए वो गवर्नमेंट जॉब स्टेबिलिटी के हिसाब से सोचते हैं कि नहीं कहीं मिल जाए. और दूसरी एक छोटी सी चीज कि हम जब बात कर रहे थे लोगों से, तो एक और वहां पर बहुत बड़ा मुद्दा उठा कि जो भी गवर्नमेंट जॉब्स की पोस्टिंग निकलती है उसमें बहुत करप्शन है.
कि पंचायत के रिलेटिव्स को दे देते हैं या फिर कोई ऑफिसर के रिलेटिव्स को दे देते हैं, लेकिन जो निचले तबके के लोग हैं या फिर जिनके पास कोई कनेक्शंस नहीं है गवर्नमेंट में, वो फिर भी वो जॉब्स नहीं ले सकते। तो ये गुस्सा भी दिखता है लोगों में कि भैया इनको आप जॉब दे देते हो, मतलब उनको स्टेबिलिटी मिल जाती है, लेकिन हम तो वैसे के वैसे ही रह गए। तो ये दो आई थिंक पॉइंट्स बताना चाहता हूँ। ठीक बात। ये स्थिरता स्टेबिलिटी से निकला हुआ मूल लॉजिक वो गोवा हो या कहीं और हो, यही था, इसका मूल तर्क यही था। लेकिन ये अन्य जो कल्चरल जोन्स हैं, जैसे हिंदी भाषी प्रदेश हों, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड वगैरह, जो बहुत हाई पॉपुलेशन डेंसिटी एरियाज भी हैं, इसमें ये जो सरकारी नौकरी का एक अलग समाजशास्त्र है, ये जो सोशल स्टेटस से, जो समाज में आपकी प्रतिष्ठा से, आपके मैट्रिमोनियल पॉसिबिलिटी से, आपकी शादी कहाँ होगी इसकी संभावनाओं से, तो आप मैट्रिमोनियल मार्केट में बहुत पीछे हट जाते हैं अगर आपके पास सरकारी नौकरी नहीं है तो और भी बहुत चीजें हैं, बहुत चीजें इससे जुड़ गई हैं। ठीक है, पर एक चीज जरूर है जिसके अगर इसके थोड़ा सा तह में जाके हम बात करें तो सरकारी नौकरियों के साथ लोगों का जो अटैचमेंट है उसकी वजह क्या है। मतलब अगर मैं बहुत मोटे तौर पर इस बात को समझ पा रहा हूं तो ये है कि भाई वो आपको जिस तरह की सोशल सिक्योरिटी देता है, सामाजिक सुरक्षा देता है, प्राइवेट नौकरियों में वो नहीं है। और प्राइवेट नौकरियों में वो नहीं होने की वजह ये है कि कई बार प्राइवेट नौकरियां बहुत सारे कानूनों का उल्लंघन करती हैं, कई बार जो लेबर कानून से उनका उल्लंघन करती हैं, जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है उसको बनाए रखने के लिए वो ठीक से काम नहीं करते या अप्लाई नहीं होते हैं। ये तमाम चीजें मिलकर सरकारी नौकरियों को अभी भी, मतलब लिबरलाइजेशन के बाद 3 दशक से ज्यादा हो गए, अभी भी लोगों का चार्म फिर भी उस पर बना हुआ है या उस तरफ उनकी उम्मीदें टिकी हुई। तो इसको भी मुझे लगता है कि एक बड़ी वजह ये है। आनंद? हाँ, यह भी है, स्टेट को एक आइडियल एम्प्लॉयर की तरह देखा जाता है, एक आदर्श नौकरी देने वाले के तौर पे स्टेट पे। फिर जो कॉलोनियल टाइम से एक माई बाप सरकार का सिंड्रोम है कि जो सरकार है वो एक शक्ति का भी रिपोजिटरी है, तो वो भी है कि आप सरकारी नौकरी है तो आप एक कहीं ना कहीं आप प्यून भी हैं तो सरकार से जुड़े हुए हैं। तो उत्तर प्रदेश में एक प्यून की नौकरी के लिए 417 शायद पीएचडी अप्लाई किए थे। तो बहुत ऐसा है, एमबीए, ग्रुप डी गवर्नमेंट जॉब के लिए एमबीए, पीएचडीज वगैरह अप्लाई करते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसको जो है बिल्कुल नौकरी नहीं मिल सकती है कहीं भी 10,000, लेकिन इससे बहुत, मैंने बोला ना, सामाजिक प्रतिष्ठा जुड़ गई है। और आपकी शादियों में शादी आपकी कहाँ होगी ये जुड़ गई है, बहुत तरह की चीजें इससे जुड़ गई। अतुल, जैसे विवेक पहले बता रहे थे विद रिगार्ड्स टू जेंडर, महिलाओं के साथ जो हुआ है उनके एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स के साथ एक स्टडी करनी चाहिए। आई थिंक द सेम थिंग गोज फॉर जनरल एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स ओवरऑल ऑल्सो। ये जो हमारा सबसे बड़ा डेमोग्राफिक डिविडेंड था, है ना, इतने सालों से हम यही सुन रहे हैं, डेमोग्राफिक डिविडेंड, ये हमारा ब्रह्मास्त्र है। तो ये ब्रह्मास्त्र तो अब एक मिट्टी का घड़ा बन गया है। अब इसका कोई वैल्यू है ना उपाय है, ये तो हमारे ऊपर बोझ बनता जा रहा है। ये सेफ्टी एंड सिक्योरिटी कोई नई बात नहीं है, पर ऐसा सिचुएशन क्यों आया है? फॉर एग्जाम्पल, जो आप कह रहे थे लिबरलाइजेशन वगैरह, आप प्राइवेट कंपनियों को देख लीजिए, पिछले 6 से 8 सालों में इन्होंने कुछ एक्सपेंशन नहीं किया है। इनफैक्ट एट दिस पॉइंट दे आर फंक्शनिंग एट व्हाट, बिटवीन 40 to 50% ऑफ देयर कैपेसिटी। व्हाई? क्योंकि इससे उनका गुजारा चल रहा है, उनको कोई जरूरत नहीं है स्केल अप करने के लिए। दूसरी बात ये है, ये गिग इकोनॉमी है ना, इतने दिनों से हम सुन रहे थे गिग इकोनॉमी, दिस इज अमेजिंग, बट perhaps something like COVID has shown us that in the gig economy there are limitations. अगर मैं एक सिंगल महिला हूँ और मैं इस गिग इकोनॉमी के सेटअप में काम करती हूँ, तो जब मेरे साथ कोविड का जैसा हादसा होता है, मेरे पास कौन सा सपोर्ट सिस्टम है, मेरे पास कौन सा मेडिकल सपोर्ट है, मेरे पास कौन सा एडिशनल सपोर्ट है? I think many of these things are quite interlinked. इनके बारे में गहराई से सोचना चाहिए, बट
it is certainly very sad कि हम इतने सालों से जो अपना छाती पीट कर कह रहे थे डेमोग्राफिक डिविडेंड, अब ये कुछ मायने नहीं रखता है। एक टाइम के बाद ये बोझ बनने लगता है ना। बोझ बन चुका है, जैसे आप और मेघनाथ बता रहे हैं, जो आप देख रहे हैं वो आप किसी भी स्टेट में देख सकते हैं। विवेक, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। जी, अच्छा, मैं बस आनंद की बात को थोड़ा आगे ले जाना चाहता था कि देखिए, ये जो अक्सर हम लोग देखते हैं, हर साल 2-3 बार ऐसा होता है कि खबर छपती है अखबार में कि 250 पीएचडीज ने पियोन की नौकरी के लिए अप्लाई किया, इतने इंजीनियर्स ने पियोन की नौकरी के लिए अप्लाई किया। तो उसकी एक और वजह है। एक वजह ये है कि जो छोटे लेवल पे सरकारी नौकरियां जो हैं वो काफी अच्छा पे करती हैं। अगर आप वही उस किस्म की नौकरी या कोई और नौकरी भी, अगर आप एक इंजीनियर हैं और आप एक कहीं मान लीजिए कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम कर रहे हैं, तो ये हो सकता है, एक पॉसिबल है कि आप सरकार में पियोन होके उस इंजीनियर की नौकरी से ज्यादा पैसा कमाएं और आपको कम खटना भी पड़े। ये भी एक वजह होती है। ऐसा नहीं है कि मतलब जो लोग ये कर रहे हैं वो भी, उनको भी कुछ समझ में आ रहा है, ऐसा तो नहीं है ना कि उनको कुछ नहीं समझ में आ रहा है। जी ये है। और साथ मतलब 7th पे कमीशन के बाद ये बहुत यथार्थ की 7th पे कमीशन ने बहुत सारी स्थितियों को बदला है। अब लोगों को पैसा बहुत मिलता है। बहुत लोग एक इसका रिवर्स लॉजिक ये भी है कि ये जो भारत में पीएचडी हो रही है उसकी गुणवत्ता पे भी एक सैड कमेंट्री है, लेकिन ये एक बहुत पैट्रोनाइजिंग होगा, क्योंकि जो भी पीएचडी है वो अपने लिए संभावनाएं खोजेगा कि उसके लिए ज्यादा बेहतर कौन है। तो ये एक बस एक इस तरह से आलोचना करना कि ये किस तरह का शोध करता है जिसने प्यून की नौकरी कर ली, लेकिन उसे प्यून की नौकरी ज्यादा आकर्षक क्यों लगी, ये उसको लगा होगा कि साहब की फाइल इधर उधर करने में ज्यादा माल है। नहीं, उसके अलावा भी आप मतलब वो तो दूसरी, करप्शन तो अपनी जगह पे है। मैं एक सिंपल बात बोल रहा हूँ कि अगर आप सैलरीज कंपेयर करें, हाँ, सरकार में कहीं बेहतर है, मतलब, और फैसिलिटीज जो उसके साथ होती हैं, मतलब जैसे मैं तो पब्लिक सेक्टर कॉलोनी में पला बड़ा जी, और उस समय बात नहीं समझ में आती थी, पर अगर अब हम उस बारे में सोचते हैं तो हमको ये लगता है कि यार क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या शानदार हुआ करती थी। बिल्कुल, ये इसमें कोई वही मैंने कहा, जो सोशल सिक्योरिटी का सेंस था आपके अंदर, वो इतना ज्यादा उस समय हुआ करता था, वो एक तरह की असुरक्षा में बदल गया है प्राइवेट सेक्टर में। तो आगे बढ़े हम। मेघनाथ, उससे पहले जो लेटर है, इसको जो लेटर्स एक दो हमारे श्रोताओं के आए हैं उसको पढ़ लेते हैं और फिर हम रिकमेंडेशन की प्रक्रिया शुरू करेंगे। बिल्कुल। पहला लेटर जो आया है वो मेघ से है। इन्होंने लिखा है, मेघ मेल फीमेल मुझे पता नहीं, लेकिन उन्होंने लिखा है, एंजॉयड एपिसोड 200 a lot, great format. Question: the pandemic forced many of us to invest in audio visual setups. What have your home audio recording setups been like? What headphones and mics do you use, have used in the past? What makes your producers go, listeners पे ऐसा अत्याचार मत करो सर, हम इक्विपमेंट फंड कर देते हैं। अतुल सर पुराने लेटर्स का उधार रहा। अतुल, कौन सा इक्विपमेंट यूज करते हो? मैं तो लैपटॉप पे ही रिकॉर्ड करता हूँ, अपने सिंपल मैकबुक पे के ऑडियो सिस्टम पे ही रिकॉर्ड करता हूँ। अच्छा, मेरा सेटअप थोड़ा सा एक्सपेंसिव है थोड़ा सा। मतलब मैं स्ट्रीमिंग करने के हिसाब से किया था। मेरे 2 स्क्रीन सेटअप है, एक सीपीयू, एक लैपटॉप है, और एक उहुरू करके कंपनी है, उसका एक माइक है जो अभी आप सुन रहे हो वो वहीं से, और रेडगियर का मेरा एक हेडफोन है, और JBL का भी एक ऑल्टरनेटिव हेडफोन है, वो भी यूज करता हूँ। तो थैंक यू मेघ। अगला लेटर आप पढ़ेंगे? हाँ, मैं पढ़ देता हूँ। हाँ, बेनामी सद्बुद्धि, अच्छा नाम है ये। बेनामी सद्बुद्धि इनका लेटर है। नमस्कार, दर हफ्ता एक रोचक चर्चा को श्रोताओं तक पहुंचाने के लिए चर्चा के टोली को अभिनंदन। एक प्रश्न: क्या हिंदी पत्रकारिता का विचार मंच में अंग्रेजी की तुलना में विषयों की उत्कृष्ट जानकारी रखने वालों की कमी महसूस होती है? पत्रकारों को छोड़ दिया जाए तो ऐसे लगता है कि कुछ वक्ता जो विषय की जानकारी रखते हैं वो हिंदी बोल पाने में संघर्ष करते हैं। क्या आधुनिक या तकनीकी विवेचना में हिंदी की हिस्सेदारी गिरती जा रही है? रिकमेंडेशंस में भी हिंदी किताबों और हिंदी के लेखों की प्रस्तुति थोड़ी कम नजर आती है। तो ये
मतलब एक तरफा इस बात को नहीं कहा जा सकता। कई बार कुछ पर्टिकुलर विषय हैं जिसमें निश्चित रूप से, जैसे एक यही आर्थिक वाला मामला है, तो इसमें बहुत सारी मतलब स्पष्ट आवाजें हिंदी में नहीं मिलती हैं। जैसे विवेक हैं या मिताली हैं, ये लोग बाइलिंगुअल हैं, दोनों उसमें करते हैं अच्छे। केवल अगर आप हिंदी में खोजने निकले तो इस तरह से नहीं होता। तो इसलिए कुछ पर्टिकुलर सेगमेंट हैं जिसमें वास्तव में हिंदी में दिक्कत है, कमी है सुलझी हुई आवाजों की। हमें एक्चुअली अतुल एनवायरनमेंट में भी काफी तकलीफ होती है, एनवायरनमेंट सेक्टर में। नहीं, एनवायरनमेंट में इनफैक्ट मेरा ये मानना है कि सबसे अच्छी आवाजें हिंदी में है। एनवायरनमेंट में कम से कम बहुत अच्छी आवाजें हैं, और पूरा एक ट्रेडिशन रहा है एक्चुअली एनवायरनमेंट में। आज हमारे बीच में अनुपम मिश्रा नहीं है, बहुत बड़े एनवायरमेंटलिस्ट और पर्यावरणविद थे, गांधीवादी थे। उनकी एक पूरी फौज है जो बड़े, मतलब उनके शिष्यों की या उनके जो समर्थक थे उन लोगों के अलग अलग इलाकों में, राजस्थान से लेके अलग अलग जगहों पे जो काम कर रहे हैं लोग, राजेंद्र सिंह से लेके तमाम लोग हैं जो काम कर रहे हैं, और सब हिंदी भाषी लोग हैं। आप देखिए शेखर पाठक हैं, वहां पर चारू हैं, पूरा नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, उत्तराखंड में ये लोग काम कर रहे हैं, जंगल के जंगल इन्होंने बसाए। तो ये लोग बहुत बहुत ही सुलझे, बहुत स्पष्ट विचार रखने वाले, समझदारी रखने वाले पर्यावरण के प्रति लोग हैं। लेकिन कुछ विषय हैं, और यही चीज कई मामलों में अंग्रेजी के बारे में भी कही जा सकती है कि अंग्रेजी में भी बहुत सारे कुछ ऐसे विषय हैं जिनमें कई बार दिक्कत होती है। अतुल जी, कुछ कहना चाहूंगा यहाँ जी, बोलिए। देखिए, मतलब कुछ साल पहले मैंने ये निर्णय लिया था कि मैं हिंदी में भी कुछ लिखने की कोशिश करूंगा। अब मैंने थोड़ा बहुत ट्राई भी किया। देखिए, होता क्या है कि बहुत सारे पब्लिक, ये मैं न्यूज लॉन्ड्री की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ, ये न्यूज लॉन्ड्री पे नहीं अप्लाई होता है, बट बहुत सारे पब्लिकेशंस हैं जो पैसा नहीं देना चाहते हैं, या ठीक से पैसा नहीं देना चाहते हैं। ठीक बात है। उनका ये मानना है कि भाई हम आपको रीच दे रहे हैं। ये हिंदी में बहुत बड़ी सोच है ज्यादातर मीडिया संस्थान में। मैं रीच का क्या करूंगा ना, रीच से मैं अपनी बिजली का बिल और घर का रेंट तो नहीं दे सकता हूँ। नहीं, आई जस्ट वांटेड टू क्विकली से अतुल, एक बात ये भी है, जो आप एक्सपर्ट्स की बात कर रहे थे, हो सकता है कि हिंदी उनकी मातृभाषा ना हो। ऐसे बहुत एक्सपर्ट्स हैं जो साउदर्न इंडिया में हो या ईस्टर्न इंडिया में हो, तो हो सकता है उनकी जो प्राइम भाषा हो वो बंगाली हो या तमिल हो। आई थिंक हाँ, दैट इज अनदर थिंग टू कंसिडर। एक और इस पे मिताली की बात सुन के एक बात और दिमाग में आई कि जब मैंने इकोनॉमिक्स में हिंदी में लिखना शुरू किया, मुझे ये एहसास हुआ, मुझे रियलाइजेशन हुआ कि, और ये मेरी लिमिटेड एक्सपीरियंस है, इस पे मैंने कोई शोध वगैरह नहीं किया, कि हिंदी में अर्थशास्त्र की जो भाषा है बहुत क्लिष्ट है और वो डेवलप नहीं हुई है। तो अब जैसे मुझे, अब मान लीजिए मैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कहना चाहता हूँ, तो मैं माल और सेवा कर, या मान लीजिए मैं फिस्कल डेफिसिट कहना चाहता हूँ तो राजकोषीय घाटा। तो अब ये सुन के, मतलब अब ये शब्द सही है, इसमें इन शब्दों में कोई गलती नहीं है, पर एक तो आदमी जब इसको पढ़ता है तो लगता है कि मतलब एकदम एक बहुत ही संस्कृताइज्ड हिंदी जो है, जो मतलब जो संघ की भाषा है। और दूसरा ये कि इससे ना सुनने वाला तो बहुत सरल हिंदी सुनने की अपेक्षा करता है, तो उसके दिमाग में बम की तरह से लगता है इतना भारी शब्द। एग्जैक्टली। तो इसीलिए एक ये भी प्रॉब्लम है कि वो भाषा जो है वो, मैं ये इकोनॉमिक्स के लिए केवल कह रहा हूँ कि वो भाषा एक पे डेवलप नहीं होगी। ठीक बात है। आनंद? नहीं, ये एक महत्वपूर्ण चर्चा है, शायद इसके लिए ज्यादा समय चाहिए। एक संक्षिप्त में मैं कहना चाहूंगा कि जैसे आप हिंदी समाचार पत्रों का संपादकीय पृष्ठ भी देखें तो उसमें जो लीड एस्से है, जो लेख होते हैं, जो आलेख होते हैं, वो ज्यादातर जो है ये जो है अंग्रेजी इंटेलिजेंसिया का ही अनुवादित होता है। तो जो मौलिक चिंतन है हिंदी जो उन्मा है, उससे जो है पत्रकारिता तक आने में अब बहुत सारी दीवारें आ गई हैं। और इसमें भाषा भी एक है इसका, जैसे मैं कहूँगा कि हिंदी भाषी जो राज्य हैं उसमें जो एजुकेटेड एलिट है, जो विशिष्ट वर्ग है, शिक्षित विशिष्ट वर्ग है, उसमें एक सोशल डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट आया कि जो जैसे ही उसने सोशल मोबिलिटी पाई अंग्रेजी शिक्षा से, उसने हिंदी से एक
अंतर बना लिया कि हिंदी उसके ड्राइवर की भाषा है, या ड्राइवर से वो हिंदी में बात कर लेगा, घर में अंग्रेजी में बच्चों से बात करेगा। तो अंग्रेजी धीरे धीरे इतनी आ गई कि वो सोशल मोबिलिटी से वो सोशल डिस्टेंस में बदल गई। ये दूसरे भारतीय भाषाओं से में नहीं हुआ। जो बंगाली बुद्धिजीवी है वो बंगला में भी बात करने में सहज महसूस करता है, उतनी ही बात थी। तमिल वाले तमिल में भी, तमिल अखबारों में भी अच्छे से तमिल में लिख लेंगे। लेकिन अब हिंदी का मान लीजिए इकोनॉमिक्स का कोई स्टूडेंट बिहार से आया, वो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एमए किया इकोनॉमिक्स में, वो हिंदी में लिखने में इकोनॉमिक्स के मामलों में सक्षम नहीं है, समझे। तो सक्षम नहीं है, वो फर्स्ट अपॉर्चुनिटी पाते ही अंग्रेजी को, हिंदी को त्याग देगा। तो क्योंकि वो सोशल डिस्टेंसिंग में आ गया कि वो जो टूल है सोशल मोबिलिटी की, उसके लिए अंग्रेजी रही। और हिंदी में अपने को एक्सप्रेस करने में, एक तो जो विवेक जी ने ऊपर प्रोफेशनल डिफिकल्टीज बताई वो अलग है, और वो, लेकिन एक है कि जो मैं 20-25 साल के युवा की बात कर रहा हूँ, जो हिंदी प्रदेश से भी आ रहे हैं, उस विषय में विशेषज्ञ भी हैं, लेकिन हिंदी में उनकी अभिव्यक्ति जो है बहुत कमजोर है, वो लिख भी नहीं सकते हैं। हाँ, ठीक बात। 2-3 चीजें निकल के आई। जैसे एक तो आनंद ने कही कि भाई कैसे वो अपनी भाषा को उस तरह से बरतता नहीं है जिस तरह से बाकी भाषाओं के विद्वान या इंटेलेक्चुअल्स हैं वो बरतते हैं। दूसरा ये कि भाई रोजी रोटी का जरिया आपके बन सकती है कि नहीं भाषा, ये बहुत बड़ा सवाल है कि जब तक भाषा आपकी रोजी रोटी से नहीं जुड़ती है तब तक उस भाषा का विकास चहुमुखी नहीं हो सकता। कुछ दिशा में हो सकता है कि जैसे सरकारों में वो भाषा दिख सकती है या किसी और जगह पे विभागों में दिख सकती है यूनिवर्सिटीज के, लेकिन चौमुखी जो कहते हैं जब आम आदमी की तरफ से, वो थोड़ा सा बाधित होता है। हाँ, और एक और जगह जहाँ पे आपकी वृद्धि हो सकती है वो है अगर आप हिंदी टीवी एंकर बन जाए और बड़े चैनल ज्वाइन करें तो बहुत पैसा मिलेगा, बहुत ऑडियंस भी मिल जाएगी, बट ठीक है, आप सुपरस्टार भी बन जाएंगे। हाँ, एग्जैक्टली। ना वहाँ पे वो जो टेक्निकल इक्विपमेंट है ना, वो टेस्ट किया जाएगा, आप कितनी जोरों से चिल्ला सकते हैं। बिल्कुल। एक आखिरी लेटर है आनंद के लिए। आनंद, आपके लिए एक लेटर लिखा है प्रशांत ने। I have been a subscriber for 6 months and listened to Charcha and Hafta every week and love the new new long format of Charcha. I really like Anand sir's solid facts and rigorous academic commentary and the much needed diversity of opinions. I love the fact that he refrains from drawing conclusions unless well substantiated. But I have a major issue that Anand refuses to give credence to larger trends, cause-effect relationships, and instead treats them as isolated independent incidents, no matter the unifying evidence. तो इन्होंने फिर थोड़े एग्जांपल्स भी दिए, पर आनंद एक जनरल कमेंट्री उन्होंने ये किया है कि आपको अभी समझ में आ गया हो, तो प्लीज रिस्पॉन्स। इसका मैं जानता था कुछ आलोचना ही होगी। तो नहीं, इनका शायद जो उत्तर है इनके पत्र के पहले भाग में ही है कि जो यह मान रहे हैं कि पर्याप्त इंसिडेंट्स हो गए हैं जिससे कंक्लूजन ड्रॉ किए जाएं, तो मेरा मानना है कि भारत इतना बड़ा देश है कि हर कंक्लूजन के लिए कई तरह के इंसिडेंट्स हैं, और हर जो नैरेटिव के लिए आपको हर जगह 10 एग्जाम्पल मिल जाएंगे। तो शायद आपने जो पहले कहा कि मैं थोड़ा सा जो है उतनी जल्दबाजी नहीं करूंगा किसी निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए, ये मेरी कमजोरी हो सकती है, आप जैसा कह रहे हैं। तो एक और उन्होंने एक आखिरी सेंटेंस लिखा है, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा, I want to know why he has such a high bar for evidence, or if he does not update his beliefs unless there is an academic study. क्योंकि शायद आनंद व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़े हुए हैं, तभी वो डेप्थ, डिटेल और डेटा ढूंढते हैं। एक बात कहना चाहूंगा यहाँ पे कि हाँ। मतलब एक अंग्रेज इकोनॉमिस्ट थी जोन रॉबिन्सन, उन्होंने बहुत साल पहले हिंदुस्तान, इंडिया के बारे में कुछ ऐसा कहा था कि द फ्रस्ट्रेटिंग थिंग अबाउट इंडिया इज व्हाटएवर यू कैन राइटली से अबाउट इंडिया, द ऑपोजिट इज आल्सो ट्रू। तो इसीलिए अगर आप मान लीजिए आप कुछ लिख रहे हैं और आपने एक हेडलाइन डिसाइड कर ली है,
तो आपको उसके 10 एग्जाम्पल मिल जाएंगे, और अगर आपने उसकी ऑपोजिट हेडलाइन भी डिसाइड कर ली है तो उसके भी आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे। ये थी हमारी लेटर रीडिंग की का एक सेक्शन जो हम अभी काफी इंक्लूड कर रहे हैं, काफी लेटर्स भी आ रहे हैं आपके। अगर आपको हमें लेटर लिखना होगा तो सब्सक्राइबर्स हमको newslaundry.com/podcast-letters पर जाकर लिख सकते हैं, या फिर अगर आप मेल करना चाहे तो podcast@newslaundry.com पर प्लीज मेल कीजिए। थोड़ा सा छोटा रखिए, और अगर आप हिंदी में लिख रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि थोड़ा देवनागरी में भी लिखें, और इंग्लिश अगर होगा तो फिर कोई बात नहीं, मैं पढ़ लूंगा, लेकिन जरूर हमको और खत लिखते रहिए। थैंक यू। तो हम रिकमेंडेशन की प्रक्रिया शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं चाहूंगा आनंद, आप हमारे श्रोताओं को अपना रिकमेंडेशन दीजिए। मेरा थोड़ा लंबा और बोरिंग है, लेकिन एक ही रिकमेंडेशन है। चूंकि 2 आर्थिक मामलों के जानकार यहाँ हैं, इसलिए और बजट भी इस साल प्रस्तुत हुआ है, तो इस बार कई तरह की टिप्पणियां मैंने देखी। उसमें ये भी है कि थोड़ा सा इस बार बजट में जो क्षेत्रीय विकास है, जो रीजनल डेवलपमेंट है, उस पर एम्फेसिस करने की कोशिश की गई है। तो एक खासकर हिंदी पट्टी में, और हिंदी पट्टी में भी जो ईस्टर्न इंडिया है, बिहार, और जो जिसमें पहले झारखंड भी था, और पश्चिम बंगाल जो भी हिंदी पट्टी नहीं है ऑफ कोर्स, और ओडिशा। तो ये इसमें जो 1952 से 93 तक अभी तक जो फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी से यहाँ ऐसा माना जाता है कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो यहाँ मिनरल रिसोर्सेज और रिच रीजन थे, खनिज से संपन्न प्रदेश था ये सब, और फ्रेट इक्वलाइजेशन जो फेडरल स्कीम में जो एक अच्छे नियत से किया गया कि देश भर में जो है इवन डेवलपमेंट हो मिनरल रिसोर्सेज की कमी की वजह से, तो सरकार ने सब्सिडाइज किया जो ट्रांसपोर्ट है मिनरल्स का। लेकिन इससे एक अर्बनाइजेशन में जो कमी आई इन लोगों में, क्योंकि यहाँ जो है ज्यादा जो है एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्रीज इन रीजन्स में आई, और जो रिसोर्स प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो कोस्टल हब्स या मेट्रोपॉलिटन सिटीज जिन राज्यों में जैसे साउदर्न और वेस्टर्न या नॉर्दर्न इंडिया में हैं, वहाँ ज्यादा उस तरह के उद्योग बढ़े और शहरीकरण और विकास भी उस तरह से हुआ। तो इन राज्यों में एक ये खुंदक काफी रही है कि फ्रेट इक्वलाइजेशन जो ये 4 दशकों तक चला, उससे काफी यहाँ जो बहुत स्क्यूड रीजनल डेवलपमेंट और रहा है। और कई अर्थशास्त्रियों ने इस पर लिखा है, असीम सिन्हा ने, और एलएसी के प्रोफेसर हैं एडवर्ड स्टुअर्ट कॉर्डब्रिज ने, उन्होंने इसकी तुलना रिसोर्स कर्ज जो अफ्रीका में कही जाती है। तो इन लोगों को पढ़िए, और मेरे ख्याल से पलायन का भी समस्या जो माइग्रेंट लेबर का जो है यहाँ से शहरीकरण की कमी के कारण कैसे इन राज्यों का बहुत योगदान है भारत के विकास में, लेकिन उसका फायदा इन राज्यों को नहीं मिला। उल्टा एक वेल इंटेंशन पॉलिसी का अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस ये हुआ कि इनको उल्टा उसकी मार झेलनी पड़ी। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ने, इस पर मैं विवेक जी का और मिताली जी का राय भी जानना चाहूंगा। हाँ, मतलब मैं तो बिहार में पला बड़ा हूँ, मतलब झारखंड जब बिहार था तो, और मैं अपने स्कूल की तजुर्बे के बारे में आपको बताऊंगा। तो जितने लोग मेरे साथ स्कूल में पढ़ते थे उनमें से बहुत कम लोग अब जो हैं वो अब रांची में और रांची से बाहर निकल गए। लेकिन दो किस्म के लोग जो हैं वो बाकी हैं। एक जिनकी सरकारी नौकरियां हैं, और दूसरा जो बिजनेस क्लास के लोग थे, क्योंकि उन्होंने अपने मतलब जो पुरखों का बिजनेस इनहेरिट किया या उसको बढ़ाया, तो वो लोग चल रहे हैं। बाकी जो लोग मतलब बाहर जा सकते थे वो सब निकल गए। तो मतलब इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी उसकी सबसे बड़ी वजह रही है। ठीक है, मिताली आप। जी, मेरा भी कुछ ऐसा ही तजुर्बा रहा है। मेरे पिताजी आर्मी में थे, तो हर 2 साल हम किसी नए शहर में पहुंच जाते थे। वहां से जिन लोगों के साथ हम टच में रहे, उनमें से कई या तो दिल्ली या बम्बई शिफ्ट हो गए। एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट देख रही हूँ, बस ये डिफेंस फोर्सेस के प्रिज्म से। पहले
इसमें कोई डिबेट नहीं होता था। आपके पिताजी के जहाँ तबादला हो जाता था आप चले जाते थे, चाहे वो जोधपुर हो या तेजपुर हो या और भी कहीं। पर अब मैं देख रही हूँ कि जो न्यूक्लियर डिफेंस फैमिलीज हैं, आर्मी फैमिलीज हैं, कई बार ऐसा भी हो रहा है दैट द वाइफ जो है शी इज चूजिंग नॉट टू शिफ्ट with the husband because it is impacting her her job opportunities and the options that she may get in a smaller city. So I mean this is real, right? This is a reality. People are shifting for better jobs and better livelihoods, and ये केवल बी सिटी से ए सिटी में नहीं हो रहा, ये ए सिटी मतलब कि मेट्रो से दूसरे देशों में हो रहा है ना? जिनकी जितनी क्षमता है वो उतनी छलांग लगा रहे हैं। ठीक बात। तो विवेक, आप अपना रिकमेंडेशन भी दे दीजिए। जी, तो मैं 3 किताबें पढ़ रहा हूँ अभी, और अगर एक मैंने पढ़नी खत्म की और 2 मैं पढ़ रहा हूँ। तो एक जेसन स्टैनली करके पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, उनकी एक छोटी सी किताब है हाउ फासिज्म वर्क्स। तो काफी इंटरेस्टिंग है और काफी कुछ आपको सोचने और समझने को मिलेगा इस किताब को पढ़ के। दूसरी किताब जो मैं अभी, और ये किताब मैं पढ़ता रहता हूँ, जॉर्ज ऑरवेल की किताब है ऑल आर्ट इज प्रोपेगेंडा। इसमें काफी ये एक पूरी किताब नहीं है, बेसिकली ऑरवेल के एसेज हैं इसमें, और ऑरवेल को पढ़ते रहना चाहिए क्योंकि उससे आपके आसपास क्या हो रहा है वो आपको समझ में आता रहता है। और तीसरी किताब मैं पढ़ रहा हूँ पीयूष मिश्रा की कविताओं की किताब है, जो वो मतलब फैज अहमद फैज से वो इंस्पायर हुए थे। तो किताब का नाम है कुछ इश्क किया कुछ काम किया। तो ये भी मैं पढ़ता रहता हूँ, ये किताब भी मुझे बहुत पसंद है। मिताली, आपका रिकमेंड करेंगी? जी, 2 किताबें हैं अतुल। एक तो इस बजट में जो एक चीज मुझे पसंद आई, जो मुझे सुनने को मिली फाइनेंस मिनिस्टर थी से, वो था एक मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। पहली बार मैंने उनको सुना या किसी को सरकार में से सुना कि वो मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बात कर रहे थे, एक्नॉलेज कर रहे थे कि ये एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो गई है हमारे देश में, और उसके लिए उन्होंने एक प्रोग्राम शुरू किया। एक किताब पढ़ रही हूँ जो कि ऑथर का नाम है लॉरी गॉटलिब, और किताब का नाम है मे बी यू शुड टॉक टू समवन। कोविड का ये एक बहुत रियल इम्पैक्ट है अतुल, जो कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य पे है। और ये किसी एज पे, किसी जेंडर पे, किसी इकोनॉमिक क्लास पर डिपेंडेंट नहीं है। लोगों को बहुत स्ट्रेस महसूस हुआ है, लोगों को बहुत अकेलापन महसूस हुआ है, खासकर कि जो हमसे थोड़े एल्डरली हैं, उनको जो अकेला रहना पड़ा, अपने आप को आइसोलेट करना पड़ा, इसका इनके मानसिक स्वास्थ्य पे बहुत बड़ा सदमा पड़ा है। आई वुड यूज दैट वर्ड, यू नो। तो मैं ये किताब पढ़ रही हूँ विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। इट्स रिटन बाय अ साइकोथेरेपिस्ट। तो ये उनके पेशेंट्स के बारे में भी बात है, पर इनके अपने मानसिक स्वास्थ्य के बारे में भी बात करता है। और दूसरी किताब जो मैंने अभी पढ़ी और उनसे मेरी बात हुई, वो है नयनतारा सहगल, आप जानते ही होंगे इनका नाम। इन्होंने एक किताब बोलिए या इंटरैक्शन बोलिए, किरण नगरकर नाम के भी एक राइटर हैं जो महाराष्ट्र बेस्ड हैं। इन्होंने कई बहुत ही फेमस प्लेज किताब वगैरह लिखे हैं मराठी में। तो ये इन दोनों का इंटरैक्शन, सॉरी इंग्लिश में भी लिखे हैं जी, अंग्रेजी में भी और मराठी में भी। तो ये इन दोनों के इंटरैक्शंस हैं। जो पहला भाग है किताब का वो ईमेल इंटरैक्शंस है, और बहुत ही दिलचस्प है क्योंकि इसमें इतना पॉलिटिकल और पर्सनल दोनों मिक्स्ड है। उनकी जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है या उनकी जो फ्रस्ट्रेशंस है जो वो देख रहे हैं देश में हो रहा है, और उनके पर्सनल लाइव्स, उनके हेल्थ वगैरह के बारे में भी। दूसरा भाग जो है किताब का, उसमें उन्होंने अपने एसेस के बारे में लिखा है। एंड इंटरेस्टिंगली नयनतारा हैज आल्सो टेकन ऑन द मी टू एलिगेशंस अगेंस्ट किरण, और उन्होंने अपने नजरिए से बताया है उनका क्या मानना था, किरण का उस समय उनकी मानसिक स्थिति क्या थी जब उनके खिलाफ ये एलिगेशंस उठे। सो इट्स अ रियली ब्यूटीफुल बुक बिकॉज आई थिंक इट्स two really deep minds talking to each other, and it's so personal, you know. It's a window into someone's very personal life to look at emails. So these are the 2 books I wanted to talk about. मेघनाथ, आपका रिकमेंडेशन? जी, मैं 2 किताबें थोड़ा सा साइमल्टेनियसली पढ़ रहा था। एक तो है कीगो हिगाशिनो की नई बुक आ गई है
साइलेंट परेड। लॉन्ग टर्म श्रोताओं को पता होगा मैं कितना बड़ा फैन हूँ। हाँ, काफी समय हो गया। तो मैं तो मतलब कीगे हिगाशिनो की किताब ऐसे ही चाट जाता हूँ, बहुत ही बढ़िया लिखते हैं वो। तो साइलेंट परेड नाम की एक किताब है, वो पढ़ रहा हूँ। और दूसरा है सारा फ्रेयर की एक किताब है, नो फिल्टर, इनसाइड स्टोरी ऑफ इंस्टाग्राम। वो मैंने अभी शुरू ही की है, तो अभी पढ़ रहा हूँ, पर काफी इसके रिव्यूज भी अच्छे आए हैं, तो वो जरूर आप देखिए। और एक नेटफ्लिक्स शो मैं रेकमेंड करूंगा, अगर आप ज़ॉम्बी अपोकलिप्स के फैन है तो फिर ऑल ऑफ अस आर डेड करके एक नई कोरियन सीरीज आई है, वो जरूर देखिए। बहुत ही मजेदार है, हाई स्कूल और ज़ॉम्बी अपोकलिप्स का एक मिक्सचर है। और एक और रेकमेंडेशन करना मतलब चाहूंगा। मेघनाद, आपको ये पिछले 2 साल में कम लग रहा है क्या ज़ॉम्बी अपोकलिप्स? इंटरेस्टिंगली इनफ इसमें कोविड के बहुत सारे रेफरेंसेस भी है, तो मतलब ये शूट जो किया था वो कोविड के बाद किया था, तो रेफरेंस देते हैं उसका बार बार। और न्यूज लॉन्ड्री के कुछ रेकमेंडेशंस देना चाहूंगा। बसंत की रिपोर्टिंग जरूर देखिए, उत्तर प्रदेश से, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये हमारे एनएल सेना का ही प्रोजेक्ट है। और हमारा अनदर इलेक्शन शो जो चालू है वो देखिए। कल मैं और अतुल और मनीषा और 2 प्रोड्यूसर निकल रहे हैं फिर से सफर पे। पहले जाएंगे हम थोड़ा सा यूपी में कवरेज करेंगे, फिर उत्तराखंड, फिर पंजाब। तो आपको और भी काफी इंटरव्यूज और वीडियोस देखने को मिलेंगे, जरूर देखिए। ठीक बात। तो मेरी 2 छोटी छोटी रिकमेंडेशन है। एक तो एक फिल्म है आई नेटफ्लिक्स पे, माय बेस्ट फ्रेंड एन फ्रैंक। तो अन्य फ्रैंक की डायरी पूरी दुनिया में बहुत मशहूर हुई है कंसंट्रेशन कैंप में। ये कहानी है उनकी दोस्त हाना ग्लॉस्टर की, और ये दोनों लोग कंसंट्रेशन कैंप में थे, लेकिन अन्य फ्रैंक वहां पर सरवाइव नहीं कर पाई। अपनी कहानी बताने के लिए हाना ग्लॉस्टर जिंदा रही बाद में। तो उनकी कहानी है, अच्छी फिल्म है। मुझे हालांकि बहुत डिस्टर्बिंग फिल्म लगती है तुम्हें कई बार, तो देखते देखते आपको बहुत वो फील होता है, लेकिन वो एक मैं रिकमेंड करूंगा। दूसरा जो मेघनाथ ने रिकमेंड किया, वो अनदर इलेक्शन शो करके न्यूज लॉन्ड्री का नया शो है जो चुनाव पर फोकस्ड है पूरी तरह से। उसको मैं चाहूंगा कि देखें, आप लोग अपनी राय दें, सलाह दें, मशवरे दें। ये 2 मेरे रिकमेंडेशन है अभी। और इसके साथ ही हम अपनी आज की चर्चा को यहाँ पर रोकेंगे। मेघनाथ, उससे पहले अगर कोई अपील, कोई जानकारी हमारे श्रोताओं के लिए आपके पास हो तो। जी, एनएल सेना को आप ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूट कीजिए। ये जो असेंबली इलेक्शन है 5 स्टेट के, ये न्यूज लॉन्ड्री का अभी तक का सबसे बड़ा इलेक्शन कवरेज प्रोजेक्ट है। कुछ 14 से 15 लोग फील्ड पे हैं, और ऑब्वियसली ऑफिस में भी हमारे प्रोड्यूसर्स और एडिटर्स और काफी लोग इस पर काम कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन का एक्सेट्रा। तो आप जरूर हमारे एनएल सेना प्रोजेक्ट को सपोर्ट कीजिए, और हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट्स और लाते रहेंगे। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट जो मैंने और अतुल ने किया है वो अभी आएगा माइनिंग पर। आपको वो देखकर पता चलेगा कि एक रिपोर्ट लाने के लिए हमको दिन भर कहाँ कहाँ दर दर भटक के लोगों से बात करके एक ये एक थोड़ा सा डॉक्यूमेंट्री स्टाइल ही बनाया हमने, तो वो आपको एक इन डेप्थ रिपोर्ट मिलेगा। और हमारे बाकी के रिपोर्टर्स भी है जो काम कर रहे हैं, तो उनको जरूर सपोर्ट कीजिए। तो मिताली, विवेक, आनंद, मेघनाथ, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और मिताली, ये वादा रहा कि अब ये बजट का हमारा मुलाकात बीच में भी हम बुलाते रहेंगे और मिलते रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। शुक्रिया, थैंक यू। न्यूज लॉन्ड्री के सभी पॉडकास्ट टिचर, आईट्यूज और दूसरे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध हैं। खबरों को विज्ञापन के दबाव से आजाद रखें, न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें।